तो आज हम ले लेते हैं, जैसे बात किया प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाइक एनी सोशल ऐप लाइक इंस्टाग्राम मान लो या ट्विटर मान लो या फेसबुक मान लो, सबका एक ही है। तो इन तीनों के जो चैलेंजेस हैं मेन, वो सब कॉमन है इन तीनों में, लगभग ब्रॉड लेवल के। तो उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। तो लेट्स टेक फंक्शनल यूज केसेस के फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हम लोग क्या क्या लेंगे। यू ऑल्सो कैन कंट्रीब्यूट। तो लेट्स से फोकस मान लो अगर इंस्टाग्राम पे है, या आई थिंक सेम ही बनता है अब तो, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर सब पे वीडियो फोटो सब पे ही। तो एक यूज केस है ये कि अपलोड एंड व्यू फोटोज। नॉर्मली देखा होगा इंस्टाग्राम तो लाइटली इसी के लिए है कि पीपल अपलोड फोटोज एंड व्यू फोटोज, लेकिन सेम थिंग होल्ड्स इवन फॉर ट्विटर और फेसबुक की आजकल काफी फोटो वाले पोस्ट आते हैं। देन वी कैन सेम वे हम लोग कह सकते हैं कि अपलोड एंड व्यू वीडियोस। बाकी तो जैसे अपलोड एंड व्यू मतलब पोस्ट और व्यू करना है वो तो कवर करेंगे। Then most important part which we want to cover is user can follow other users. So this is very important. Like follow का concept normally देखो तो Instagram में ट्विटर में है या Facebook में like a friend तरह से मान लो। और चौथा पॉइंट जो है बेसिकली आप न्यूज फीड या अपना टाइमलाइन देखना चाहते हो ना, मान लो टाइमलाइन। तो टाइमलाइन के बारे में क्या कहें, नॉर्मली टाइमलाइन कैसे होनी चाहिए कि भाई पॉपुलर पोस्ट फ्रॉम योर नेटवर्क, कि आपके नेटवर्क से, यानी जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे जो भी पॉपुलर पोस्ट हो उनसे आपका टाइमलाइन जनरेट हो, तभी आप अपने बेसिकली फेसबुक टाइमलाइन पे देखते होगे जैसे कि पोस्ट दिख रही है मेरे से या किसी और से, दैट थिंग। और फंक्शनल यूज केसेस में तो हम ये अपलोड एंड व्यू फोटोज कवर करेंगे, क्योंकि प्राइमरली मैं इंस्टाग्राम लेके चल रहा था तो उसमें फोटोज का थोड़ा पता पड़ जाएगा। वीडियोस का जहां तक है ना, वीडियोस कवर करने की आवश्यकता नहीं है। कारण इसका ये है कि अगर एक बार आपको यूट्यूब का आर्किटेक्चर समझ में आ गया, जो कि समझ में आ चुका है हमको, तो वहाँ वही सारी कहानी है, अपलोड एंड व्यू वीडियोस में कुछ नया नहीं आएगा। ये बिल्कुल लेंगे हम लोग। यूजर कैन फॉलो अदर यूजर्स, डेफिनेटली विल टेक दिस। ओके, और टाइमलाइन तो लेना ही है। मतलब अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई बात है इस पूरे डिजाइन की, देन दैट इज टाइमलाइन, कि टाइमलाइन कैसे जनरेट होती है वो समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद और क्या क्या देखते हो भाई, अभी जैसे कि ऐप खोला हमने, तो अगर सोशल एप्स की बात करें तो फंक्शनलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम अलग अलग डिज़ाइन में वो चीज़ कवर करेंगे, जैसे कुछ चीज़ें इस डिज़ाइन में कवर करेंगे। तो इसका फोकस हमारा बेसिकली टाइमलाइन रहने वाला है और यूज़र कैन फॉलो टाइप का एक्सपीरियंस रहेगा। इसके अलावा एक बात जरूर ले लेंगे, हाँ, कि फोटोज पे ध्यान दो तो कमेंट्स होते हैं, लाइक्स होते हैं या रिएक्शंस होते हैं, जो भी वो हमें कैप्चर करने हैं अपने डिज़ाइन में, और हम दिखा पाएँ कि भाई कितने लाइक्स हुए, नंबर में भी, और हु लाइक, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी हैं चीज़ें, जस्ट अ मिनट। तो और क्या क्या चीज़ देखते हो तुम? देखते हो चैट, कि भाई फेसबुक में चैट है, या आप 1 to 1 चैट कर सकते हो या ग्रुप चैट कर सकते हो। ठीक है। शेयर एंड रीपोस्ट है क्या चीज़, दोबारा बोलो। शेयर करना और रीट्वीट रीपोस्ट। शेयर एंड रीपोस्ट, शेयर करना, हाँ, शेयर भी एक इम्पोर्टेंट है कि आप एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म पर शेयर करो या शेयर विद पीपल करो ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, डेफिनेटली। तो हम क्या करेंगे कि
चैट वाला पार्ट स्पेशली ना आउट रखेंगे, क्योंकि चैट अपने आप में बहुत बड़ा यूज केस है। और ये जब हम नेक्स्ट टाइम में भी डिजाइन डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप का या फेसबुक मैसेंजर का, तब चैट लेंगे। तो विल नॉट टच चैट दिस टाइम, विल नॉट गो फॉर अपलोड एंड व्यू वीडियोस, ये हम कर चुके हैं। क्योंकि लार्जली शेयर भी अभी के लिए रहने देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, केवल डेटाबेस मॉडलिंग है, तो उतना कुछ इशू नहीं आएगा। इसके बाद जो फोटोज हैं वो भी टैगिंग फोटोज, हाँ टैगिंग फोटोज, चलो टैगिंग फोटो ले लेते हैं डिजाइन में, नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि इंस्टा का है तो टैगिंग फोटोज ज़्यादा रहेगा, ले लो। और इसके अलावा देखते होगे तो एक आता है रिकमेंडेशन, स्पेशली रिकमेंडेशन जो आएगा तो उसमें ये हम कवर नहीं करेंगे, कारण इसका कि ये अपने आप बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए हम सेपरेट डिस्कशन रखेंगे अपना, तो रिकमेंडेशन विल बी क्लियर। इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि देखते होंगे कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स या क्या ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंडिंग ट्वीट्स या ट्रेंडिंग क्या जो भी कुछ है, वो डेफिनेटली नहीं लेंगे अपने एजेंडे में, तो क्योंकि ये भी एक सेपरेट अपने आप में बड़ा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली फंक्शनल में देखें तो आज हम बात करेंगे कैसे बेसिकली यूजर प्रोफाइल्स कैसी हैं, और पोस्ट कैसे होते हैं, उन पर कमेंट्स लाइक्स वगैरह कैसे स्टोर होते हैं, अकाउंट हो सकते हैं, और फोटोज कैसे स्टोर होंगे, और टाइमलाइन कैसे जनरेट होगी, बस हम इतना एजेंडा रखेंगे। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में अगर बात करें तो ऑब्वियसली ये तो बात क्लियर है कि ट्विटर जैसे सिस्टम जो है या फेसबुक जैसे, ये इनके लिए अवेलेबिलिटी, अगर मतलब इफ यू हैव टू चूज बिटवीन अवेलेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, तो अवेलेबिलिटी इनकी प्राइम रिक्वायरमेंट है कि ये हमेशा अवेलेबल हो और कम लेटेंसी से सारी चीज़ें आएँ। तो हाई अवेलेबिलिटी इज वन, और लेटेंसी कम होनी चाहिए सारी चीज़ों की, लेटेंसी लेस, आपको रेस्पॉन्स तेज मिलना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज ओके, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी कि कोई पोस्ट हो, फोटो आप उसको अगर थोड़ी देर बाद देख पा रहे हो तो दैट शुड बी ओके। ठीक है, तो ये हम तीनों ही लेंगे, ये तीनों ही क्रूशियल है हमारे लिए। ठीक है, सो विद दीज इन माइंड, अब हर बार उतना बड़े लेवल से कैपेसिटी एस्टिमेट करने का जरूरत नहीं है, टू हैव एन आइडिया, बट स्टिल लेट्स डू एक बेसिक लेवल का एटलीस्ट, कि ये पता पड़ जाए कि इंस्टाग्राम जैसे सिस्टम पे कितना कैपेसिटी चाहिए हमको, तो ये क्लियर कर लेते हैं। तो अगर देखें तो लेट्स डू इंस्टाग्राम का DAU, तो इंस्टाग्राम के करीब बोल रहे हैं कि 500 मिलियन डेली एक्टिव यूजर हैं। ठीक है, 500 मिलियन डेली एक्टिव यूजर है, मतलब 500 मिलियन यूजर डेली पहुंच रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो उनमें से मैं मोटा मोटा रफली मान लेता हूँ कि काफी सारे लोग तो रीड करने आते हैं स्टोरीज को, तो ये मान लो कि 100 मिलियन फोटो अपलोड हो रहे हैं। हम वीडियो की बात नहीं करेंगे इस डिजाइन में अभी बिल्कुल भी, तो एस्टिमेशन भी 100 मिलियन फोटो अपलोड, वो DAU था तो ये भी डेली है, पर डे। और ये बात आगे हमेशा इप्सा मैंने ब्रीफ भी की थी कि एस्टिमेट्स में नॉर्मली जब फोटो लेना हो तो फोटो एवरेज 200 KB का मान लो, और वीडियो लेना हो तो उसे 2 MB का मान लो ऑन एन एवरेज। छोटे भी होते तो इतना तो हो ही जाता है, और ज़्यादा भी 200 MB भी ले सकते हो, डिपेंड्स हाउ यू वांट टू। ये सही है, 200 KB 200 MB मान के एस्टिमेट कर सकते हैं हम ऑन एवरेज। तो ये बताओ कि हमें हमें डेफिनेटली ये बात करनी है, सब चीज़ें निकालनी है, QPS वगैरह पर सेकंड रहता है, फोटोज पर सेकंड का एक मोटा मोटा आंकड़ा निकाल लेते हैं। तो 100 मिलियन का मतलब क्या हुआ भाई, 100 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, डिवाइड बाय, इस चीज को हमको डिवाइड करना है एक दिन में कितने सेकंड है उससे। ठीक है, तो एक दिन में 24 घंटे हो गए, 24 घंटे में मिनट और सेकंड लगभग इतने पर सेकंड ये मान के चलो। ठीक है, तो उसे ऐसा कर सकते हैं कि
24 इंटू 36 करीब है 864। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर 1000 ले लेता हूँ न्यूमरेटर में, और इंटू 10 के पावर कितना रह गया फिर 5, और इसको डिवाइड कर देंगे 864 इंटू 10 की पावर 2 से। ठीक है, तो रफली 1000 बाई 864 को मैं 1 मान ले रहा हूँ, और 10 की पावर 5 बाई 10 की पावर 2 10 की पावर 3 1000 फोटो हो गए। गुड इनफ, ये बड़ा नंबर है एक्चुअली कि 1000 फोटो प्रति सेकंड अपलोड हो रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर एवरेज फोटो से हम 200 केबी लिया है तो पर सेकंड जो हमारा अपलोड हो रहा है या स्टोरेज खपत हो रही है वो हो रही है 1000 फोटो थे इनटू कितना 200 केबी, इतना तो पर सेकंड में हमारा हो रहा है, मामला जो पूरा निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को आप नॉर्मली हम एस्टिमेट करते हैं, तो मान लो एक दिन में कितना स्पेस चाहिए, तो स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत क्रिटिकल है यहाँ पे। तो अगर एक सेकंड में इतने केबी हो रहे हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लो एक दिन में कितने सेकंड में, वही चीज एक दिन में तो इतने ही सेकंड होंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी तौर पे देखें तो कितना हो जाएगा ये, तो इसको ऐसे कर लो, ये हमारा 24/6/864 था, 864 इंटू 2, इसे हम 1600 मान लेते हैं। ठीक है, और उसे भी राउंड ऑफ करके 20 कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कर लो इसको, सारे 10 की पावर एक साथ ले लेते हैं, तो 1 2 3 3 2 5, ये भी में भी 3 8 9 10, 10 की पावर 10 इंटू, और ये बना हमारा 864 और 2 1600 बना करिए, तो 2000 ले लेता हूँ। ठीक है, विच इज सेइंग 20 इंटू 10 रेज टू पावर 12 विच इज 20 टेराबाइट्स। ठीक है, कूल, ये काफी सही एस्टिमेट है लगभग कि एक दिन में करीब 20 टेराबाइट्स डेटा आएगा। तो वही निकाल लोगे भैया 5 साल में कितना डेटा आएगा, तुम निकाल लोगे लगभग इट डेफिनेटली पेटाबाइट्स ऑर्डर का हो गया, जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, ये वो कुछ टू द ट्यून ऑफ पेटाबाइट। अब बहुत स्पेसिफिक नहीं जा रहे हैं, तो लगभग यू कैन मल्टीप्लाई बाय 5 इयर्स एंड एस्टिमेट। तो ये हमारे एस्टिमेट्स हो गए लगभग के, क्योंकि फोटोज ही वो चीज़ है जो ज़्यादा स्पेस ले रहा है यहाँ पे, तो वी अकाउंटेड फॉर इट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने डिज़ाइन की, जो प्रमुख बात है। ठीक है, और डिज़ाइन में क्या क्या चैलेंजेस लिए हैं। अब कुछ चीज़ तुम पाओगे कि बार बार रिपीट हो रही है वो चीज़, तो वो दिस शुड बिकम लाइक अ प्रिंसिपल फॉर अस। जैसे कि हमने बात एक वीडियो में एक बात की थी कि वीडियो बड़े होते हैं तो उनको अपलोड करने में भी टाइम लगता है। सिमिलरली इफ यू कंपेयर टू लाइक अ टेक्स्ट, फोटो भी बड़े ही होते हैं। ठीक है, तो फोटो को भी अपलोड करने में टाइम लगेगा। तो डेफिनेट ये एक अच्छा पॉइंट है हमेशा डिस्कस करने के लिए कि एक तो फोटोज और वीडियोस का अपलोड कभी भी हो तो यू शुड अपलोड टू ऑब्जेक्ट स्टोर। ये हमने वीडियो में बात की थी कि इट मेक नो सेंस कि इतना बड़ा ब्लॉब आप MySQL में रखो, तो आप उस पर बार बार दोबारा से नहीं बोलेंगे। सेम रेफर टू दैट वीडियो इफ यू वांट, कि कोई एडवांटेज नहीं है डेटाबेस में होने का। वी स्टोर टू ऑब्जेक्ट स्टोर लाइक S3। ठीक है, तो फोटोज को S3 में स्टोर करेंगे, दैट्स द होल प्रिंसिपल। और बेसिकली ये मान लो कि दूसरी बात जो प्रिंसिपल है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि रीड और राइट सर्विस को अलग अलग करेंगे। रीड राइट इसको क्यों करेंगे अलग, क्योंकि हमने पहले बताया कि रीड करते में तो इट्स ओके, बट व्हेन यू आर राइटिंग फोटो, व्हेन यू आर अपलोडिंग फोटो, जो पर्टिकुलर कनेक्शन आया वो काफी देर तक के लिए उसको बिजी रखता है। तो सपोज करो अगर आप एक मॉडर्न सर्वर पे आप 5000 कनेक्शन रखे हुए हो, तो अगर 5000 लोग उस सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं ना, तो कोई व्यूइंग ट्रैफिक उस पर आ जाए तो ब्लॉक हो जाएगा। होप आई मेक सेंस कि यदि एक सर्वर पे हॉरिजॉन्टली स्केल कर रखे हैं आपने, से बहुत सारे सर्वर हैं, 5000 कनेक्शन है, यदि 5000 लोग उस पर बाई चांस अपलोड कर रहे होते तो दैट विल बी बिजी फॉर व्हाइल। नाउ एनी ट्रैफिक, एनी रीड ट्रैफिक विल बी ब्लॉक्ड। रीड ट्रैफिक
on this server will be blocked। तो जहाँ पे कहीं भी अगर राइट्स में टाइम लग रहा है तो हमें ऑब्वियस है कि हमें रीड और राइट्स को सेपरेट करना चाहिए, राइट। तो लेट्स डू अ स्मॉल ड्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या कह रहे हैं बेसिकली। तो वो तो क्लियर है, कुछ वैसे तो आई थिंक सबको क्लियर है कि यहाँ पे एक अगर ये क्लाइंट है तो ऑब्वियसली मतलब आप बार बार बना सकते हैं, तो आसान रहेगा क्योंकि फंडा तो वही रहेगा कि फिर यहाँ पे एक होगा। ऑब्वियसली तुम्हें पता है सबको क्लाइंट इंटरेक्ट करता है हमेशा एपीआई गेटवे से, और एपीआई गेटवे के रिक्वायरमेंट भी तुम लोगों को पता ही है सारे कि क्यों रखते हैं अभी, ठीक है, वी हैव डिस्कस दैट। और एपीआई गेटवे के बाद हम लोग प्रिफर करते हैं कि हमारा हो एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ALB। तो अगर कम हाई लेवल डिजाइन की बात करोगे तो ऐसे बताओगे क्लाइंट्स है देन इज एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे नॉर्मली विल बी डूइंग व्हाट कि तुम्हारा रेट लिमिटिंग कर सकता है एपीआईज की, या फिर कुछ फायरवॉल चेक कर सकता है, सिक्योरिटी चेक्स कर सकता है, और फिर वो भेजेगा ALB पे। और ALB बेसिकली राउट के बेस पे, वहाँ पे राउट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, इट विल बी एबल टू राउट टू रेस्पेक्टिव सर्विसेज, ठीक है, जो भी हमारे रेस्पेक्टिव सर्विसेज होंगी वहाँ पे वो राउट कर पाएगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी हमने जो सर्विसेज की बात करी, डेफिनेटली हमने ये कहा कि एक सर्विस होगी हमारी इमेज अपलोड सर्विस, एक सर्विस होगी हमारी इमेज की व्यू सर्विस। इन दोनों को तो हम सेपरेट कर ही रहे हैं। बाकी भी जैसे डिजाइन बढ़ेगा तो बाकी बहुत सी चीजें आएंगी, बट आप लोग समझ सकते हैं इसे। तो मे बी अपलोड, जैसे कि एक पाथ है /img/upload, तो आप उसे अपलोड भेज दोगे, और /img का गेट आए, अगर गेट अगर वर्ब आता है तो आप उसे व्यू सर्विस भेज दोगे। नाउ व्हाट वी हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि ये अपलोड किस में हो रहा है, तो हमने ये भी क्लियर कर दिया था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये मान लो हमारा MySQL जैसा एक स्टोर है, और यहाँ पे साथ में हमारे पास कुछ ऐसा डब्बा बना देता हूँ विच इज ऑब्जेक्ट स्टोर कॉल्ड S3। तो इमेजेस जो हैं वो S3 में हैं, और MySQL इज लाइक ए मेटा डेटाबेस। तो ये बार बार टर्म आएगा पूरे सारे डिजाइन्स में कि मेटा डेटा के लिए MySQL। तो ऑब्जेक्ट स्टोर भले ही हुआ है, तो मेटा डेटा वही है कि यहाँ पे हम स्टोर करेंगे कि ये फोटो कब क्रिएट हुआ, ये इस फोटो का पाथ क्या है S3 में, या किस यूजर ने अपलोड किया, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे एरोज भी बनाने होने चाहिए आइडियली, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, बाकी वी कैन। तो ये ऐसे, ठीक है। तो अब इसके लिए भी स्टोर सेम होंगे, इमेज व्यू भी इन्हीं से कनेक्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि डेटाबेस अलग आने वाले हैं, केवल हमने सर्वर्स को सेपरेट किया है ताकि सर्वर्स जो ब्लॉक थे वो ब्लॉक हमारे लिए ना रहे फर्दर। तो व्यू सर्विस भी इसी से कनेक्ट करने वाली है, इन डेटाबेसेस से ही। डेटाबेस ब्लॉकर नहीं थे, बिकॉज ऑफ अपलोड सर्वर ब्लॉक थे हमारे, ठीक है, कूल। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहा, ये रहा। कुछ ऐसा। यदि इमेज अपलोड की बात करें तो ऐसा दिखेगा। अच्छा, इसमें दूसरी बात एक और है कि सिस्टम में हमने गोल नहीं लिया है, लेकिन रिलायबिलिटी भी लिख देना चाहिए था। तो ऑब्वियसली व्हेनेवर यू आर टॉकिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर, राइट, हमें क्या करना चाहिए कि ये बोलना चाहिए कि अदरवाइज इस पे भी क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं कि आपने क्यों उसे कंसिडर नहीं किया। तो अभी तक नहीं किया तो आगे से करना चालू कर दो कि उसके पीछे मैं बता दो कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में रेप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि वो ये जरूर जानना चाहेगा कोई भी कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्यों है तुम्हारा डेटाबेस। तो बता दोगे भाई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है ये, हमने इसको बेसिकली इसके स्लेव बना रखे हैं। तो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक मास्टर है और 2 स्लेव है।
तो अगर मास्टर डाई होगा स्लेव कैन गेट प्रमोटेड टू मास्टर। और दूसरा ये है कि हम कोड में भी अपने ट्रैफिक को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि राइट्स तो हो नहीं रहे हैं वाया इमेज व्यू, केवल रीड्स हो रहे हैं। तो रीड यू कैन डू आइदर थ्रू स्लेव आल्सो, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इमेज व्यू को कह दो कि S3 से इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा उसको, देयर इज नो डाउट, लेकिन इमेज व्यू रीड करने के लिए, मेटा डेटा रीड करने के लिए केवल स्लेव से कनेक्ट करें। तो हमने मास्टर की बैंडविड्थ छोड़ दी कि मास्टर से केवल इमेज अपलोड सर्विस इंटरेक्ट करेगी टू अपडेट द टेबल्स, रीड करने के लिए हम स्लेव से रीड कर लेंगे। तो मल्टीपल स्लेव लाना भी एक स्केलेबिलिटी का तरीका है कि आप अपने रीड ट्रैफिक को स्लेव पे ले जाओ। सिमिलरली S3 का भी रेप्लिकेशन होना चाहिए। तो S3 के भी आपको यहाँ पे बताना चाहिए कि हम में भी मल्टी एज रहता है, डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में S3 का हमारा वो रहेगा, ठीक है। तो ऐसा बताना होगा, ठीक है, cool। तो ये हमारे पास क्लैरिटी आएगी कि इमेज हम लोग अपलोड करेंगे तो ऐसे ऐसा कुछ सीन रहेगा। नाउ लेट्स टॉक ऑफ ER डायग्राम, ठीक है। तो यूजर के बारे में हम अब सीधे से ले देते हैं। यूजर में क्या क्या फील्ड होंगे, ऑब्वियसली आईडी होगा और सिंपली ये बाकी कुछ भी मान लो, नेम, ईमेल, ऑफ कोर्स एनक्रिप्टेड पासवर्ड होगा, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा जो भी कुछ है। नाउ नेक्स्ट कम्स फोटो। तो फोटोज में डेटाबेस कैसे देखेगा कि फोटो की खुद की आईडी होगी, फिर फोटो का वो पाथ होगा, S3 पाथ या एक्सटर्नल URL, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ उसको। यहाँ पे एक्चुअली S3 में जो फोटो का पाथ बना होगा तो एक HTTP URL होगा उसका, वो हम देंगे। और किस यूजर ने अपलोड किया, उसकी क्या यूजर आईडी थी, कब क्रिएट हुआ एक्सेट्रा। मे बी यू वांट टू आल्सो टेक अ लुक एट कि फोटो कहाँ लिया गया, तो मे बी यू वांट टू कैप्चर फोटो का लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड। कई लोग पूछते हैं ना ये फोटो, वेयर वाज दिस फोटो टेकन, तो मे बी इफ यू वांट टू सॉल्व दिस यू हैव टू टेक लेट लॉन्ग, और मे बी लोकेशन भी, सिटी भी, वट एवर यू वांट दैट यू कैन टेक फोटो का। और अगर आप लोग बात कर रहे थे फोटो में कुछ टैग करने की, तो फोटो में टैग का या तो एक सेपरेट डेटाबेस बना सकते हो आप, ऑब्वियसली इट आल्सो लुक्स लाइक अ गुड आइडिया कि हम एक ऐसा क्योंकि बहुत सारे टैग हों अगर, तो यू कैन मेंटेन अ वाइट कॉलम स्टोर आल्सो कि भैया ये फोटो की आईडी रही और ये रहे उसके टैग, ऐसा भी कर सकते हैं। या अभी शुरुआत के लिए समझ लो टैग्स नाम का एक टैग्स है, यहाँ पे उसका एक लिस्ट ऑफ टैग्स है, दे कैन बी मल्टीपल टैग्स। या इसे अगर नॉर्मलाइज करना है तो ये कह लो कि भाई जैसे ये फोटो है ऐसे ही फोटो टैग होंगे, यहाँ पे फोटो टैग की आईडी, यहाँ पे फोटो की आईडी और यहाँ पे टैग का नाम या टैग की आईडी, ऐसे। तो नाउ बेसिकली अगर एक फोटो में 10 टैग्स हैं 10 रो हो जाएंगे, तो दैट डिपेंड्स ऑन द डिजाइन दैट यू वांट, दिस इज आल्सो गुड एनफ, ठीक है। तो ऐसा हमारा दिखेगा नॉर्मली फोटो। अब मुझे पता करना है कि इस यूजर के कितने फोटो हैं, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट बात यही आएगी जब मैं टाइमलाइन जनरेट कर रहा हूँ तो ये देखूंगा कि इस यूजर ने कितने फोटो अपलोड किए हैं लास्ट कुछ टाइम में। तो आई लुक एट दिस टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस फोटो टेबल वेयर यूजर आईडी इज दैट यूजर आईडी, उससे फोटो मिल जाएंगे। या सिमिलर, क्योंकि हम सारे डिजाइन एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर ये बात ट्विटर की होती या फेसबुक की होती तो उसमें भी कुछ ऐसा करके एक पोस्ट नाम का टेबल होता, ठीक है, और सेम ही दिखता कि पोस्ट की खुद की आईडी होती, पोस्ट में मे बी व्हाट यू विल से कि पोस्ट का एक खुद का कोई टैग होगा, ठीक है। हमने लिया टेक्स्ट, ले लो कि पोस्ट में एक जो आप लिखते हो ना कुछ टेक्स्ट लिखते हो पोस्ट में, ठीक है, और किस यूजर ने अपलोड किया वो पोस्ट वो होगा। मे बी पोस्ट के साथ ही कोई इमेज अटैच है तो आप उसके इमेज का पाथ दे सकते हो, S3 वाला पाथ, टाइम स्टैम्प दे दोगे, क्रिएटेड मॉडिफिकेशन जो भी कुछ हुए हैं, तो ये पोस्ट रह जाएंगे हमारे पास। अच्छा, पोस्ट के बाद तो बेसिकली नाउ पर्सन कैन पोस्ट समथिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बढ़े तो हम बात कर रहे हैं कमेंट्स की, तो ये भी क्वाइट ऑब्वियस है, यहाँ पे भी कोई चैलेंज बहुत बड़ा सा नहीं दिख रहा है कि कमेंट में क्या होगा, कमेंट की आईडी होगी, कमेंट का खुद का टेक्स्ट होगा, मे बी कमेंट में भी कई लोग आजकल फोटो अपलोड करते हैं तो वहाँ भी इमेज पाथ होना चाहिए। और कमेंट किस
पोस्ट पे किया गया है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो कमेंट को पता होना चाहिए पोस्ट आईडी, और कमेंट किस यूजर ने किया है, ये वो यूजर आईडी। तो कमेंट बेसिकली होता है भाई, पोस्ट मैं करूं तो पोस्ट का यूजर आईडी मेरा है, लेकिन अगर कमेंट ज्ञानेंद्र कर रहा है तो कमेंट में पोस्ट आईडी तो मेरे वाला ही होगा, लेकिन किस यूजर ने किया वो ज्ञानेंद्र ने किया। ठीक है, दैट पार्ट। नाउ सो पोस्ट लुक सिंपल, फोटोज लुक सिंपल, एसोसिएशंस भी सिंपल हैं, कमेंट भी सिंपल हैं। अब मानो इस बात को समझो कि यदि मुझे स्टोर करना है लाइक्स, अभी थोड़ा सा चैलेंज आएगा। क्यों आएगा चैलेंज? कि नाउ आई कैन लाइक बोथ पोस्ट एंड कमेंट्स। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा। या अब मैं ये करना तो उचित नहीं लग रहा मेरे को कि मैं पोस्ट का लाइक्स टेबल बनाऊं और कमेंट का लाइक टेबल बनाऊं। बनाने को बना सकते हो, लेकिन आइडियली क्योंकि लाइक कैन हैपन ऑन डिफरेंट एंटिटीज लाइक पोस्ट एंड कमेंट्स, तो हम ऐसा कुछ ले लें कि एंटिटी आईडी और एंटिटी का टाइप। क्यों मतलब है? क्योंकि देखो पोस्ट टेबल में भी एक आईडी 1 होगी, कमेंट टेबल में भी एक आईडी 1 होगी। सपोज करो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आईडीज हैं, तो मुझे अगर मैं यही लिख दूं कि भैया लाइक में लाइक की आईडी है, लाइक एक्टिव है या नहीं। लाइक एक्टिव है नहीं मतलब मेरा ये कहने का है कि सपोज आपने लाइक करके डिसलाइक कर दिया, सॉरी अनलाइक कर दिया, तो वो काउंट नहीं होना चाहिए। तो मैं भी एक्टिव 0 1 रख लूंगा। अब मैं यहाँ पे अगर केवल आईडी रखूं तो मैं क्या रखूं? पोस्ट की आईडी रखूं या कमेंट की आईडी रखूं, या दोनों आईडी रखूं और एक को खाली छोड़ते जाऊं? या तो मैं ये कहूं कि भैया ये लाइक हुआ, इस पोस्ट पे कमेंट खाली छोड़ूं, या मैं कहूं कि भाई कमेंट लाइक हुआ तो पोस्ट खाली छोड़ूं। ये दोनों डिजाइन गलत हैं एक्चुअली, क्योंकि कल को हो सकता है कोई नया स्ट्रक्चर आ जाए जिसपे आप लाइक करने लगो, और होता भी है, पेज भी लाइक होते हैं भाई, जो यूजर अपने पेज शेयर करते हैं वो भी लाइक होते हैं। तो आप ये तो कभी भी बड़े आसानी से नहीं कह सकते कि मैं ऐसा हार्ड कोड कर दूंगा पोस्ट आईडी कमेंट आईडी और बार बार ऑल्टर टेबल चलाओ। इतने बड़े टेबल पे लाइक पे ऑल्टर टेबल चलाना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। चलिए यू कांट इवन इमेजिन आप कह क्या रहे हो। तो इसीलिए जनरलाइज रखो उसको, ताकि कल को नई एंटिटी आए तो भी हो जाए। एंटिटी टाइप और एंटिटी आईडी ये रखो लाइक में। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर एंटिटी टाइप 1 है तो वो कमेंट है, एंटिटी टाइप 2 है तो वो पोस्ट है, 3 है तो वो पेज है, एटसेट्रा। तो कल कुछ अगर नया एंटिटी आता है तो केवल मुझे मास्टर एंटिटी स्टोर करनी है, लाइक टेबल में कोई चेंज नहीं होगा, ऑल्टर नहीं करना पड़ेगा। मे बी लेट्स से टुमारो वन मोर थिंग कम्स फोर्थ वेयर आई कैन स्टार्ट लाइकिंग योर मैसेजेस आल्सो। तो मैं यहाँ पे एंटिटी आईडी टाइप में 4 स्टोर करने लग जाऊंगा। आई डोंट नीड ऑल्टर टेबल, और एंटिटी आईडी तो है ही। So now if I say entity type as 1 and entity ID as 1, it will be there's a comment of ID 1, or if I take entity type 2, it means post of ID 2। तो एक क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि लाइक हमारा किस चीज के लिए। अब सवाल ये है, इफ यू थिंक ऑफ ये रिक्वायरमेंट, राइट, कमेंट लाइक रिएक्शंस, इनमें एक चीज बहुत ही कीमती है कि आप ये भी देखते हो कि नंबर ऑफ लाइक्स। और इनफैक्ट दुनिया ऐसी के मारे पगला रहती है कि मेरे पोस्ट पे कितने लाइक्स हुए। तो इसके लिए सोचो कि कैसे करोगे अब इसे। अगर हम रन टाइम पे हर पोस्ट के लिए करने लग जाएं, तो आपको अगर अपनी टाइमलाइन में मान लो 50 पोस्ट दिख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हो, और हर एक पोस्ट पे लाइक्स हैं, और मैं हर बार हर एक पोस्ट के लिए जाऊं और इस टेबल में क्वेरी करूं कि भाई इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितने लाइक्स हैं। नाउ थिंक, अगर 1000 लाइक्स हुए तो इट माइट बी स्प्रेड अक्रॉस द क्लस्टर, डिफरेंट क्लस्टर पर जाऊंगा, एग्रीगेट करूंगा कितने हुए, उनका सम निकालूंगा। तो वो इतना कॉस्टली बिजनेस हो जाएगा कि स्केल पे आप कभी दिखा ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये बात लोगों को समझ में आ जाती है डेफिनेटली कि लाइक टेबल से काउंट निकालना बहुत अच्छी चॉइस नहीं है। तो लोगों को जो नॉर्मली देखा गया है, तो लोग ऐसा कहते हैं कि हम पोस्ट टेबल में जो पोस्ट की आईडी थी और पोस्ट का बाकी चीजें थी ना, ये टेबल था हमारा पोस्ट का, ये वो ये कहते हैं कि पोस्ट टेबल में ही मैं एक लाइक्स नाम का एक वो रख लूंगा कॉलम, और जब भी लाइक टेबल में इंसर्ट करूंगा यहाँ पे उसे अपडेट करते जाऊंगा 0 1 2 3
और ऐसे ही मैं कमेंट टेबल में लाइक्स रख लूंगा और उसको अपडेट करते जाऊंगा। तो जब भी मैं कमेंट उठाऊंगा तो मुझे तुरंत उसके लाइक्स मिल जाएंगे। सो गाइस इट्स लाइक ए फैसिनेटिंग आइडिया है, चार्मिंग लगता है, लेकिन याद रखना कभी भी ऐसा काम मत करना जो कि एंटी पैटर्न हो। ये एंटी पैटर्न है, विच मीन्स कि पोस्ट टेबल में पोस्ट से रिलेटेड चीज होनी चाहिए। पोस्ट टेबल में लाइक्स का काउंट स्टोर करना भी एंटी पैटर्न है। तो पोस्ट टेबल में लाइक्स का क्या मतलब? तो ये गलत आइडिया है। कमेंट टेबल में यहाँ पे आपको इंटरव्यू क्वेश्चन कर सकता है कि आपके डिजाइन स्किल्स पे, ऐसे ही कमेंट टेबल में भी लाइक्स का होना एक गलत आइडिया है। तो हम ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, लेकिन हम अपने मॉडल्स को ना चेंज कर दें कि पोस्ट में लाइक्स काउंटर डाल दें। वो थोड़ा सा अप्रोच थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो यू शुड बी बेसिकली यू शुड बी मेकिंग अ सेपरेट टेबल लाइक एक्टिविटी टेबल। एक बार आपने बैच के लिए कहा था कि मतलब इंस्टेड ऑफ हर बार जब वो अपडेट करने से अच्छा है कि एक बार बैच में कर लें इसको, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कम हो जाएंगी फिर। हाँ वो भी कर सकते हो, वो तो ठीक है, लेकिन तब भी आप स्टोर तो करोगे ना कहीं। भाई वो आप ये कर रहे हो कि सर्वर से 10 रिक्वेस्ट आए या एक आए, वो ठीक है, लेकिन डेटाबेस में तो कहीं स्टोर करोगे ना कि ये पोस्ट कितनी बार लाइक हुई। हम उसकी बात कर रहे हम्म। हैं कि पोस्ट के लाइक्स कितने हैं, वो तो इरेस्पेक्टिव आपको स्टोर करना ही पड़ेगा। तो आप लाइक टेबल में पोस्ट टेबल में लाइक्स का काउंटर स्टोर मत करो। एक नया टेबल बनाओ, एक्टिविटी टेबल। उसका रोल ये अलग है, उसमें एंटिटी आईडी हो, उसमें एंटिटी टाइप हो, और उसमें लाइक का काउंटर हो, ऐसा। तो इसका एक सेपरेट रोल हो गया, हमारा सेपरेट टेबल आएगा। टेबल बचाने से मत बचो, एंटी पैटर्न मत करो, बस ये मतलब है। तो एक्टिविटी टेबल में ये हो जाएगा कि भैया एंटिटी आईडी मान लो 2 है, तो इस पर्टिकुलर पोस्ट, सॉरी एंटिटी टाइप हमारी 2 है, तो पोस्ट जो भी उसकी एंटिटी आईडी है उस पर इतने लाइक्स हो गए। तो हम यहाँ पे उस लाइक्स काउंटर को रखेंगे। तो ये मान के चलो कि हम अपने रीड्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक एक्स्ट्रा टेबल बना रहे हैं, which is right idea. So we should not be storing likes anywhere else other than a new table. एक तो ये फंडा आएगा, ठीक है। तो इससे हम लाइक्स वाइज निकाल पाएंगे। I'll extend this. अभी तक हमने इमेज की बात कर ली थी। अब जब हम इसमें सर्विस लाएंगे, पोस्ट सर्विस, तो जो पोस्ट सर्विस है, दिस सिंगल सर्विस एक्चुअली विल बी टॉकिंग टू ये अब मैं ये मान के चल रहा हूँ, बार बनाऊंगा नहीं कि हर सर्विस के अपने 2 स्लेव्स हैं एटसेट्रा। तो पोस्ट सर्विस का एक अपना अलग यहाँ पे डेटाबेस हो गया, और पोस्ट के लिए रीड और राइट अलग नहीं करेंगे हम लोग, ये हमारा डिसीजन हो गया। ये आई पोस्ट सर्विस। तो पोस्ट का रीड भी इसी पे आएगा और पोस्ट का राइट भी इसी पे आएगा। तो पोस्ट राइट करने के लिए आया, उसने अपडेट किया पोस्ट टेबल को, और पोस्ट रीड करने के तब भी इसी पाथ पे आया, क्योंकि यहाँ पे राइट जो होंगे वो होल्ड नहीं करने वाले सॉकेट को बहुत देर तक। राइटिंग ऑफ टेक्स्ट इज नॉट ए टाइम कंज्यूमिंग या सीपीयू कंज्यूमिंग एक्टिविटी एट ऑल। तो पोस्ट टेक्स्ट सर्विस होगी। सिमिलरली अगर आप देखो, हाँ तो राइट करना वही, कमेंट देना, लाइक करना, अपडेट डिलीट कुछ भी करना, पोस्ट में जो भी एक्शन ले हाँ रहे हैं हाँ वही हुआ। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं अब अलग अलग भी कर सकते हो। हम यहाँ पे ये चॉइस ले रहे हैं कि पोस्ट सर्विस विल टेक केयर ऑफ ऑल द पोस्ट कमेंट्स एंड लाइक्स, इन सब का वो टेक केयर करेगा। तो सारे इस पे आएंगे और इसी में सब लिखा होगा। एक सर्विस होगी हमारी जिस पर अभी नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, वो होगी फॉलो सर्विस। हमने क्योंकि फॉलो एक सेपरेट सर्विस बनेगी, ये बहुत बड़ी सर्विस होती है। यहाँ पे सोशल ग्राफ होगा, मे बी कई कंपनियां तो फॉलो करने के लिए जो ग्राफ यूज करेंगी वो स्टोरी दूसरा यूज करेंगी। जैसे मैंने बताया था ना कि जहाँ पे एसोसिएशंस हो बहुत सारे, तो आप चाहो तो माइस्क्ल भी यूज कर सकते हो, या आप यहाँ पे कई लोग ग्राफ डीबी भी यूज करते हैं, Neo4j। क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशंस हैं, दिस लाइक्स दिस, और दिस यूजर फॉलोज दिस, और फिर ये फॉलोज दिस करके एसोसिएशंस हैं। तो यहाँ पे हम ये सर्विस जो है मे बी कैन यूज अ सेपरेट डेटाबेस। यहाँ भी इसके रीड और राइट सेम ही होंगे। तो
कौन फॉलो कर रहा है वो भी स्टोर यहाँ होगा, और आपको पता लगाने है कि आपके कितने फॉलोवर्स हैं एक्सेट्रा, वो सब इस सर्विस पे आएंगे। और भी कुछ सर्विसेज होंगी रिकमेंडेशन वगैरह जो हमारे स्कोप में नहीं है, तो बाकी कुछ आएगा तो बना ही देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा अभी तक स्कीमा बना, ठीक है। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस फॉलो। हम फॉलो की बात करते हैं। तो या तो Neo4j तो एक आपने बता दिया एक ग्राफ ऑप्टिमाइजेशन डेटाबेस है जो कर लेगा, लेकिन अगर एज ए MySQL मॉडल करना होता आपको, तो एज ए इंटरव्यू पूछ सकता है आपको, तो आप क्या कैसा स्ट्रक्चर रखते, ठीक है, फॉलो का। तो फॉलो टेबल बहुत ही इजी है एक्चुअली, लेकिन इसका स्केल बड़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और तो यूजर फॉलो टेबल में दो चीजें होंगी आपकी। ये वही होता है जैसे एक होता है इंटरव्यूअर और एक होता है इंटरव्यूई, ठीक है। बस वही फंडे से हम लोग दो नाम ले लेंगे, एक है फॉलोवर की आईडी, एक है फॉलोवी की आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान के चलूंगा कि फॉलोवर आईडी क्या है, वन हु फॉलोज, और फॉलोई आईडी क्या है, हु इज बीइंग फॉलोड। यदि मुझे कोई नया यूजर फॉलो करता है, मान लो पवन को ज्ञानेंद्र फॉलो करता है, तो पवन फॉलोई में स्टोर हो जाएगा और ज्ञानेंद्र फॉलोवर में स्टोर हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग में से टेबल को एक्सेस कर लेंगे। बहुत सिंपल, दो कॉलम और कुछ नहीं। इनकी फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली यूजर सर्विस के पास होगी। तो यूजर सर्विस में यूजर का इन्फॉर्मेशन है, उसको हम रेप्लिकेट नहीं कर रहे। तो देखो अभी तक यूजर सर्विस ही नहीं बनाई इस डायग्राम में, ध्यान दो। तो क्योंकि सब कुछ यूजर पे बेस्ड है, सो इट्स गुड आइडिया कि हम यहाँ बताएं ये हमारी एक सर्विस होगी यहाँ पे, विच इज इसे कई लोग यूजर सर्विस कहते हैं, कुछ लोग इसे अकाउंट सर्विस कहते हैं, या प्रोफाइल सर्विस कहते हैं, कुछ भी कह लो। बात वही है कि एक कॉमन प्लेस वेयर ऑल द यूजर्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड। ठीक है। तो बेसिकली यूजर सर्विस में, यूजर प्रोफाइल सर्विस में स्टोर होगा यूजर का डेटा। ये जो डेटा है हमारा, हमने सबसे पहले यूजर डिस्कस किया था ये सब चीजें। और मे बी थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, अब समझेंगे एक और चीज, आज बात करेंगे इन सर्विस के बारे में बिफोर वी मूव फर्दर। तो आई थिंक इतना पार्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे एक मैं आपको और वो दे देता हूँ, क्या कहते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट, कि कुछ कंपनियां ऐसा भी कर रही हैं, ये भी सुन लो आप, कि आपने देखा है कैसेंड्रा एक वाइट कॉलम डेटाबेस है और बहुत ज्यादा हाई कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो वो कह रही है कि जो फॉलोवर टेबल है वो यहाँ पे यूजर आईडी रखेंगी रो की के रूप में, और दे विल कीप ऑन क्रिएटिंग कॉलम्स फॉर द पीपल हु आर फॉलोइंग। तो मेरे को जितने पीपल फॉलो कर रहे हैं वो सब एक ही रो में होंगे और मल्टीपल कॉलम्स में। एक कॉलम फैमिली बना दूंगा मैं फॉलोवर नाम की, और उसमें मल्टीपल मिलियंस ऑफ कॉलम हो ही सकते हैं, दिस ऑल वी नो फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर। तो कई लोग यहाँ पर सोचते हैं कि कैसेंड्रा से उनको बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है, तो फॉलोवर के लिए कैसेंड्रा भी एक यूज केस है, क्योंकि यहाँ पे आप वाइट कॉलम स्टोर से मल्टीपल कॉलम में स्टोर करते चले जाओ बस, और कॉलम की लिमिट है ही नहीं कोई स्कीमा मॉडिफाई करने की, ज्यादा वो मिलियंस ऑफ कॉलम्स हैं, बस ध्यान स्टोर करते चले जाओ। तो लाइक दिस आल्सो इज अ वैलिड ऑप्शन कि आप कैसेंड्रा का यूज कर सकते हो यहाँ पे, दैट्स वन थिंग, ठीक है। दूसरी अगर बात करें, तो अगर आपको पता करने हैं कि आपके कौन कौन फॉलोवर्स हैं, तो इस टेबल से केवल आईडी मिलेगी, बी वेरी कॉशियस। और फिर आपको बेसिकली इफ यू लुक एट दिस सर्विस, इस सर्विस को पता ही नहीं है यूजर का इन्फॉर्मेशन, वो केवल आपके फॉलोवर की आईडी रिटर्न करेगा, लिस्ट, ठीक है। एंड देन जो भी एक एग्रीगेशन सर्विस होगी, मान लो यहाँ पे एक एग्रीगेशन सर्विस होती या फॉलो सर्विस ही, यहाँ से लेके आया डेटाबेस से कि कौन कौन फॉलोवर्स हैं, फिर हिट फॉलो सर्विस जाके हिट करेगी यूजर प्रोफाइल सर्विस को और मांगेगी हर एक का डेटा। और ऐसे केस में हमेशा याद रखना है, बार बार एक चीज आएगी। तो एग्जाम्पल केस ऐसा बना कि अब एपीआई की बात कर लो इन सर्विस से, कई बार लोग पूछते हैं एपीआई बताओ कौन सी एक्सपोज हो रही है मेन, ठीक है। तो फॉलो सर्विस की बात कर लो, चलो ठीक है।
कि भाई फॉलो सर्विस जो है वो अपनी एक एपीआई एक्सपोज करेगी गेट फॉलोअर्स ऑफ, और एक्सपेक्ट कर रही है पैरामीटर में यूजर आईडी, ठीक है। सो गेट फॉलोअर्स ऑफ यूजर आईडी जो है, मान लो एक यूजर आईडी मैंने पास करी 8 इनपुट में, तो इट विल रिटर्न टू मी अ लिस्ट ऑफ आईडीज, ऐसे 56 34 ऐसे ऐसे करके बहुत बड़ी लिस्ट होगी डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी फॉलोअर्स you have. Then this service actually will make a call to profile service या user profile service to get the data. और ऐसे केस में हमेशा आप मल्टी गेट करोगे, कुछ ऐसा select star from users where id in, ऐसे कुछ ऐसा। तो आपको क्योंकि एक साथ सारी आईडी पता ही है और इन सारी आईडी के लिए आपको रेस्पॉन्स लेके आना है, तो rather than making 100 point queries you can make one multi get query also, ठीक है, वो भी कर सकते हो। तो मल्टी गेट बहुत यूजफुल होगा क्योंकि हम यूजर के डेटा को इधर से उधर रेप्लिकेट नहीं कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, तो एक ये पार्ट रहा हमारा। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये जो आर्किटेक्चर है, इस तरह का जो भी आर्किटेक्चर होता है, उसमें एक सर्विस की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और दूसरे सर्विस की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो आपस में इंटर सर्विस कम्युनिकेशन बहुत ही कीमती हो गया, यानी कि फॉलो सर्विस को यूजर प्रोफाइल सर्विस से बात करनी पड़ेगी ही, बिना उसके वो रिटर्न ही नहीं कर पाएगी कि मेरे फॉलोअर का डेटा दो। क्योंकि बेसिकली आप जब फ्रंट एंड पे दिखाना चाह रहे हो तो आप आईडी से क्या करोगे, एक एंड्रॉइड का क्लाइंट जो है, मोबाइल क्लाइंट, वो आईडी से क्या कर लेगा, उसको तो आपको देना पड़ेगा कि यूजर की प्रोफाइल इमेज क्या है, यूजर का नाम क्या है, तभी तो आपको दिखाएगी वो कि आपके कौन कौन से फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो नाउ इंटर सर्विस कम्युनिकेशन के बारे में हमें बात जरूर कर लेनी चाहिए। और ये मैं इसलिए मेंशन कर लेता हूँ, शायद हमने डिस्कस नहीं किया है, कई बार ये हर इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चन आ सकता है कि आप कैसे इंश्योर करोगे कि दो सर्विस आपस में सिक्योर रूप में बात कर पाए। तो एक तो बात ये क्लियर है कि भैया रेस्ट एपीआई टर्म से बात करेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब दो सर्विस हैं, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल कि भाई ये रही एक सर्विस, ये रही दूसरी सर्विस, आपके नेटवर्क के अंदर ही है। ये डिस्कशन विल आल्सो होल्ड फॉर अदर यूज केस। एग्जांपल कि आप सर्विस आपके इंफ्रा के अंदर हो और आप जिससे कनेक्ट कर रहे हो डेटा के लिए वो आपके इंफ्रा के बाहर हो, विच मीन्स कि आप शायद अपना खुद का पेमेंट गेटवे ना बनाना चाहो, यू आर कंज्यूमिंग द पेमेंट गेटवे सर्विसेज ऑफ पेटीएम। तो आप बाहरी सर्विस से बात करना चाहो या इंटरनल माइक्रो सर्विस से बात करना चाहो, डिस्कशन होल्ड्स गुड कि सिक्योर कम्युनिकेशन जो इन दोनों के बीच में होगा, इट्स ए बाइडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली बाइडायरेक्शनल एरो भी नहीं देंगे क्या लोग, ठीक है, मैं इसी को अज्यूम कर लेता हूँ, ये बाइडायरेक्शनल ही है, बस मान लो। ठीक है, और कूल, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये सर्विस 1 है और ये सर्विस 2 है। तो एक कॉमन तरीका है इन दोनों का आपस में बातचीत करने का, उस पर हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ मेनी माइक्रो सर्विस टू अचीव स्मॉल ऑब्जेक्टिव। अब जरा सा ऑब्जेक्टिव था, सर्विस बन गई हमारी 6, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि दिस ऑल विल एक्चुअली, और ये ऐसे वर्क करनी चाहिए कि मैन इन मिडिल अटैक ना हो, बीच में आके कोई स्निफ ना कर ले, नेटवर्क को पता ना कर ले कुछ, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली पब्लिक प्राइवेट की पेयर्स का यूज होता है। तो यूँ मान लो कि एक होगी प्राइवेट की और एक होगी पब्लिक की। एग्जैक्टली क्या होता है वही बता रहा हूं मैं। तो इन दोनों पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा, ठीक है, जिस एग्रीमेंट में ये लोग अपनी पब्लिक की और प्राइवेट की के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल तौर पर ले लेता हूं
कि पब्लिक की को नॉर्मली लोग की बोल देते हैं, तो अपन डेटाबेस में मैं ऐसे स्टोर करूंगा कुछ ऐसे, मेरा डेटाबेस जो होगा विल लुक लाइक मेरे डेटाबेस में कुछ कॉलम होंगे, वो ऐसे होंगे कि आई विल नो द क्लाइंट आईडी। नाउ दिस क्लाइंट कैन बी एक्सटर्नल क्लाइंट और कैन बी इंटरनल माइक्रो सर्विस, एनीथिंग। तो मुझे क्लाइंट आईडी पता है, मुझे क्लाइंट का नाम भी स्टोर कर ले रहा हूँ सपोज क्लैरिटी के लिए, और फिर मैं स्टोर कर रहा हूँ की इज नथिंग बट पब्लिक की, क्योंकि नॉर्मल टर्मिनोलॉजी जो यूज हो रही है इंडस्ट्री में वो यूज कर ले रहा हूँ मैं। की मतलब है पब्लिक की, और एक बोलेंगे ये लोग सॉल्ट विच इज प्राइवेट की, तो आप कुछ भी बोल लो उसको, नाम ही काफी है। तो यदि मैं एक सर्विस हूँ, मैं एक माइक्रो सर्विस हूँ, तो मैं कहूंगा क्लाइंट आईडी 1। मान लो मैं एक मैसेज भेजने की सर्विस हूँ, तो सारी सर्विस मुझसे मैसेज भेजेंगी, और मैं स्टोर करूंगा कि एक सर्विस है रिकमेंडेशन सर्विस, उसको मैं एक की दूंगा जिससे पब्लिक की, छोटा सा होता है कुछ, मान लो कुछ भी ऐसा होगा जो भी कुछ है, और एक सॉल्ट होगी, कुछ भी ऐसे करके सॉल्ट होगी, ठीक है। ऐसे ही मेरे मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज समझानी है। हम लोग लगातार बोलते रहते हैं मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर, तो मल्टी टेनेंट अवेयर होना पड़ेगा। ये आपके टेनेंट्स हैं, आपके सर्विस को यूज करने वाले लोग हैं। आप सर्विस दे रहे हो सर्विस 1, एक रिकमेंडेशन सर्विस है ऐसे, दूसरी सर्विस है सपोज मेरी कैटलॉग सर्विस है, उसकी एक अलग की होगी ऑब्वियसली, ऐसे करके उसका एक ऑब्वियसली एक अलग सॉल्ट होगा, ऐसे ऐसे करके आप बहुत बड़ा टेबल होगा डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी क्लाइंट्स यू हैव। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जो पब्लिक की है ये नेटवर्क पे जाती है, ये पब्लिक की यहाँ पे नेटवर्क पे दिखेगी आपको अगर आप स्निफ करोगे तो मैं इस डायग्राम को लेता हूँ, बताता हूँ यहाँ पे इंटर सर्विस कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। सो आप बेसिकली जब रेस्ट एपीआई फॉर्म कर रहे हो, तो एग्जाम्पल एपीआई ले लेते हैं, सपोज करो वहीं एक एपीआई थी, अभी डिस्कस किया हमने, गेट फॉलोअर्स ऑफ यूजर आईडी। तो जब आपको एपीआई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा इस समय, तो वो जो एपीआई एक्सपोज कर रहा है, ये कौन सर्विस एक्सपोज कर रही होगी एपीआई, सपोज फॉलोअर सर्विस, जो फॉलो सर्विस है वो ये कहेगी कि जो कि आपको मुझे क्या बॉडी में पास करना है, बॉडी में यू हैव टू पास मी अ जेसन व्हिच हैज यूजर आईडी एज की एंड वैल्यू एज द यूजर आईडी, ओके। फिर वो हेडर का एग्रीमेंट देगा, और हेडर में कहेगा कि आप एक की पास करो। कौन सी की पास करो, जो मैंने आपसे शेयर करी है, क्योंकि उसी की से मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि आप कौन हो। यदि वो की ये है जो स्टार्ट हो रही है, तो यदि वो की 5674 वाली है, तो आइडेंटिफाई कर लोगे कि आप रिकमेंडेशन सर्विस कॉल कर रही है मेरे को। और जो सॉल्ट है या जो प्राइवेट पार्ट है, वो नेटवर्क पे कभी जिंदगी में विजिबल नहीं होगा, ये खास बात है। ओनली द पार्टी विच इज कॉलिंग और द पार्टी विच हैज बीन कॉल्ड, इन दोनों पार्टी को पता रहता है केवल। तो अब क्या होता है, ये लोग करते क्या है रियल टाइम में, वो जानना जरूरी है हमको। एक सिग्नेचर नाम की चीज आएगी, और वो यहाँ बताएगा, बस इतना बताएगा कि, तो यहाँ पे वो कहेगा कि पास द की शेयर, तो जो भी एग्रीमेंट होगा उससे, और सिग्नेचर बनाने के लिए वो कहेगा कि की में इट्स देयर फॉर्मेट, बट व्हाट नॉर्मली वी यूज इज, की में एक पाइप सिंबल अटैच करो, पाइप सिंबल के बाद जो यूजर आईडी पैरामीटर था, ये पैरामीटर की वैल्यू, नॉट द नेम, ये यूजर आईडी जो है एक्चुअल, मतलब 38 है, 38 स्लैश जो सॉल्ट मैंने आपसे शेयर की है वो सॉल्ट, इन तीनों को अपेंड करके एक स्ट्रिंग बनाओ, और उसका एक क्या कहते हो एनक्रिप्टेड हैश जनरेट करो। उसके लिए बता देगा कि नाउ यू यूज एचमैक शा, ऐसे एल्गोरिथम बोल देगा, एक कॉमन एल्गोरिथम है, पाइथन में लाइब्रेरी मिलती है उसकी। और तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू जनरेट इज सिग्नेचर वो कहेगा सिग्नेचर इज एचमैक शा फंक्शन ऑफ दिस। तो आप की लो, उसमें पाइप लगाओ, यूजर आईडी लगाओ,
और सॉल्ट लगा, तो आप बनाओगे एक सिग्नेचर। तो अब आप वो सॉल्ट तो भेज नहीं रहा नेटवर्क पे, सॉल्ट से अपेंड करके कुछ भेज रहा है, वो सिग्नेचर बना रहा है। अब ये जो पार्टी है, जब इसको एपीआई कॉल आएगी सपोज हमारी सर्विस के पास, तो वो आपके पैरामीटर के बेस पे, बेस्ड ऑन योर पैरामीटर, सर्विस ऑल्सो जनरेट सिग्नेचर, सर्विस ऑल्सो जनरेट सिग्नेचर। और याद रखना जितने भी सारी चीजें हैं ना, एचमैक वगैरह, इन सब की एक ही खासियत है, ये वन वे हैश है। यही खूबसूरती है। वन वे हैश का मतलब है कि डेटा से हैश बन सकता है, हैश से डेटा कभी ना बनेगा। यही पासवर्ड के लिए भी, तो लोग जब पासवर्ड स्टोर करते हैं अपनी, ये भी हिंट दे देता हूँ सिस्टम में, तो नॉर्मली बीक्रिप्ट यूज करते हैं आजकल, बीक्रिप्ट या और ऐसी लाइब्रेरीज हैं। तो बीक्रिप्ट भी वन वे हैश है कि आपके पासवर्ड से वो एक जो हैश जनरेट करेगा, उस हैश से पासवर्ड बैक जनरेट होने का कोई तरीका बना नहीं है एक्चुअली। तो अब तो बेसिकली ये जो पार्टी पे जब आता है, तो पार्टी पे भी डोंट थिंक कि पार्टी कैन जनरेट योर की फ्रॉम द हैश और सॉरी सॉल्ट फ्रॉम द सिग्नेचर, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। वह पार्टी भी सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करेगी जो आपने अप्लाई की थी, वो यही करेगा। वो फिर से आप उसकी की पता है, क्योंकि की आपने भेजी है यहाँ पे, अच्छा की पता है, पैरामीटर पता है, और क्योंकि पार्टी के डेटाबेस में ये स्टोर है कि इस की के साथ कौन सी सॉल्ट है, वो डेटाबेस में एंट्री मारेगा, हिट मारेगा, सॉल्ट लाएगा, आपका सिग्नेचर जनरेट करेगा और मैच करेगा, डू सिग्नेचर्स मैच और नॉट, डू सिग्नेचर्स मैच और नॉट। सिग्नेचर मैच कर गए तो आप रिक्वेस्ट आपकी अलाउ होगी, सिग्नेचर मैच नहीं करे तो आपकी रिक्वेस्ट अलाउ नहीं होगी। तो की ही वो चीज है जिससे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सा क्लाइंट कॉल कर रहा है। Now this not only helps me in like security, अगर मैं अपनी एक सर्विस ऐसी है कि मैं कह रहा हूँ कि एक क्लाइंट को कि आप दिन में मुझे 100 ही बार कॉल कर सकते हो, तो आई हैव टू बेसिकली रेट लिमिट माय क्लाइंट्स। तो मुझे पता होना चाहिए ना कि इस क्लाइंट से कितनी कॉल आई, इस क्लाइंट से कितनी कॉल आई, तो मैं इस की के बेस पे डिफरेंशिएट करूंगा अपने अपने क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और सक्सेसफुल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन पे मैं डेटाबेस में एंट्री मारूंगा और मैं एपीआई को मॉनिटर कर लूंगा कि इस क्लाइंट ने कितनी कॉल करी। दिस द सेम वे बाय विच गूगल मैप्स वर्क। वो कहते हैं ना कि हर एक क्लाइंट को मैं इतनी एपीआई पर सेकंड फ्री देता हूं, बट इफ यू एक्सीड दिस यू हैव टू पे मी पर एपीआई या पे मी अपफ्रंट। तो कभी भी कोई मल्टी टेनेंट सिस्टम डिजाइन करना है वो ऐसे बनेगा। दिस इज हाउ दिस सर्विस जितनी भी आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, ये जितनी भी सर्विस बन रही है। ओके, कमिंग बैक, तो अपलोड व्यू हो गया हमारा, यूजर कैन फॉलो भी समझ में आ गया है, कमेंट्स लाइक्स भी समझ में आ गए हैं, टैगिंग फोटोज भी वो सिमिलर सा यूज केस है कि टैग स्टोर कर लो। अब जो सबसे क्रिटिकल बात है लास्ट इन दिस एंड विच इज द मोस्ट क्रिटिकल इन दिस, उस पर डिस्कस करेंगे। और ये कॉमन है अक्रॉस इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सब में कॉमन है। अगर डिजाइन पूछा जा रहा है इंस्टाग्राम, फेसबुक और किसी का भी, समझो वो इसलिए पूछा जा रहा है कि दे वांट टू नो वेदर यू नो द न्यूसेंसेस ऑफ टाइमलाइन जनरेशन और नॉट, कि तुम्हें टाइमलाइन जनरेशन के बारे में आइडिया है या नहीं है कि कैसे होगा। तो पहले हम समझते हैं कि यदि मुझे टाइमलाइन जनरेट करनी हो तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो लेट अस से एपीआई कैसे दिखेगी। तो एपीआई कैन बी गेट, हमने एक एपीआई देखी गेट फॉलोअर ऑफ, एक ये एपीआई देखी थी जिसमें यूजर आईडी पास हो रहा था, उसके फॉलोअर मिल जाते थे। ऐसे ही हमें एक नई एपीआई बनानी पड़ेगी गेट पोस्ट ऑफ यूजर, इस यूजर के पोस्ट दो जितने पोस्ट किए हैं इसने यूजर आईडी से, ठीक है। ये दो एपीआई हमें चाहिए। तो पोस्ट सर्विस ये एक्सपोज करेगी जिससे पोस्ट मिल जाए यूजर के, फॉलोअर सर्विस एक्सपोज करेगी जिससे फॉलोअर मिल जाए यूजर के। अच्छा, अब जो हमारा टारगेट है टाइमलाइन जनरेशन में वो ये है कि गेट यूजर का फीड, उसे फीड बोल देते हैं लोग, यूजर का फीड, किस यूजर का, जो वो यूजर आईडी पास है। तो नॉर्मली सोचो इस पे करना क्या है, इस समय हमें करना क्या चाहिए, स्टेप्स क्या हैं और क्या कोई प्रॉब्लम दिख रही है, उन पर डिस्कस करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, लेट अस से किसी ने कहा कि गेट यूजर फीड फॉर वो यूजर आईडी सपोज 56, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, यूजर फीड का मतलब क्या है,
यूजर फीड का मतलब है कि आई शुड सी पोस्ट डन बाय पीपल इन माय नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या है भैया, या तो मैं जिनको फॉलो कर रहा हूँ ट्विटर की भाषा में, या जो मेरे फ्रेंड्स हैं फेसबुक की भाषा में, ठीक है, ऐसे। तो जो भी पीपल मेरे नेटवर्क में हैं उन्होंने जो पोस्ट करी है मैं वो देखना चाहता हूँ, ठीक है। और मे बी ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट होंगी, सो द पोस्ट कैन बी रैंक्ड बाय सम ऑर्डर। तो ये भी फेसबुक ध्यान रखेगा कि आपको इंटरेस्ट आए, कंटेंट एंगेजिंग लगे, राइट। तो ये भी बात है कि फीड जो हो वो रैंक्ड भी हो और आपको दिखे भी। तो सपोज हम एक ऐसा, नॉर्मली आप फीड को स्क्रॉल करते जाते हो, देखती जाती है आपको अजैक्स कॉल होती जाती होंगी बैकएंड में फेसबुक पे या ट्विटर पे, ठीक है। तो अब एग्जांपल ले लेते हैं कि गेट यूजर फीड में क्या होना चाहिए। तो मैंने बाय डेफिनेशन समझ में आया कि इस यूजर के स्टेप 1, तो स्टेप 1 है फाइंड ऑल द फ्रेंड्स ऑफ दिस यूजर, या फाइंड ऑल द फॉलोअर्स ऑफ दिस यूजर। ये पहली एपीआई है, यानी कि ये मैं निकालूंगा कि इसके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने फ्रेंड हैं इस यूजर के, उनकी लिस्ट दो। तो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस पीपल। नाउ अगर आपके फेसबुक पे 2000 फ्रेंड हैं तो दिस विल कंटेन लिस्ट ऑफ 2000 पीपल। Cool. That is step 1. So I find out your friends. Step 2, for all of these friends, call. So basically for, समझ लो कि for friends in this list है, you will call get post of the user। आपने जो भी फ्रेंड निकला है, मैं इसका अलग से फ्रेंड लिखा है वही लिखता है यहाँ पे, FRIEND एंड। तो आप क्या कर रहे हो, अगर 2000 पीपल हैं तो उन हर एक 2000 लोगों के पोस्ट उठा के लाओगे, ठीक है, मे बी टॉप 20 पोस्ट, टॉप 10 पोस्ट, जो भी है। स्टेप 3 में आप सबको आप एग्रीगेट करोगे, और फिर उनको रैंक करोगे, यानी कि सॉर्ट करोगे, और फिर उसे रिटर्न करोगे। नाउ थिंक्स स्टेप वाइज बहुत आसान है अगर देखा जाए तो। भाई फीड जनरेट करने के लिए मैं आपकी फ्रेंड निकाल लूँ और हर एक फ्रेंड के जाके पोस्ट सर्विस बनी ही हुई है, पोस्ट निकाल लूँ पोस्ट सर्विस से और फिर उनको एग्रीगेट करूँ। तो अभी ये सोचो कि रियल टाइम में अगर ऐसा हो तो मैं लॉग इन करता हूँ, आई गो लॉग इन टू ट्विटर या फेसबुक या इंस्टाग्राम, और फिर ये हो रहा है कि मेरे 2000 लोगों के लिए मेरे फ्रेंड लिस्ट निकालता है रन टाइम पे, देन इट एक्चुअली गो टू पोस्ट सर्विस, और फिर वो रेंडर करता है, सॉर्ट करता है, एग्रीगेट करता है। ये कभी संभव नहीं है। लेटेंसी जो होगी वो विल बी वेरी वेरी हाई। तो सोशल ग्राफ का यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर आप रन टाइम पे अपने सारे फ्रेंड्स पे जाओगे और उनका डेटा लेके आओगे, अरेंज करोगे, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कैसे करते हैं वो जानना पड़ेगा, विच इज दे कॉल इट प्री जनरेट न्यूज फीड। प्री जनरेट न्यूज फीड, हमें यही समझना है कि प्री जनरेट का क्या मतलब है, या इसे यूं भी कहते हैं कि ऑफलाइन फीड जनरेशन। और यहाँ पे बहुत अच्छे चैलेंजेस आएंगे जिनके बारे में डिस्कशन होता भी है। तो होता क्या है, लार्जली स्पीकिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं फैन आउट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैन आउट। कई लोग नाम लेंगे फैन आउट का। फैन आउट का मतलब ये है कि आपने बेसिकली जब आपने एक ट्वीट किया तो जर्नी स्टार्ट होती है मैंने जब ट्वीट किया या मैंने जब पोस्ट किया। तो सपोज आई पोस्टेड समथिंग, इसको डिजाइन में लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो ये वो सेक्शन है जब मैंने फ्रंट एंड पे जाके
मतलब वेबसाइट या ट्विटर की वेबसाइट पर गया, कहीं भी गया, आई क्लिक्ड ओके ऑन द पोस्ट, वहां से जर्नी का स्टार्ट करते हैं हम लोग कि भाई मैं आया और वेबसाइट पे गया या ऐप पे गया और मैंने अपनी पोस्ट लिखी और ओके लिखा, तब क्या जर्नी फेसबुक कराएगा या ट्विटर कराएगा, और सब सेम ही करते हैं बेसिकली। तो ये राइट फ्लो है पहली बात, तो दिस इज राइट फ्लो, जब आप राइट कर रहे हो तो इसे बोल समझ लो कि ये राइट एपीआई जैसा है, दिस इज राइट एपीआई, राइट, कि आपने पोस्ट कॉल किया। तो इसके बाद जो प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हम लोग, विच इज कॉल्ड एज फैन आउट ऑन राइट। जो फैन आउट हो रहा है वो राइट पे हो रहा है, कि जब यूजर राइट कर रहा है तभी हम कुछ कर रहे हैं। तो ये लोग करते क्या है बेसिकली, इस डायग्राम को बाद में एक्सटेंड करूंगा मैं फर्दर, कि whenever a user posts, whenever a user posts, तो यूजर के बेसिकली दे आर सेक्रीफाइसिंग राइट फॉर रीड, इज द होल जो पॉइंट है वो यही है कि वी विल सेक्रीफाइस राइट्स फॉर रीड्स। क्यों? क्योंकि जितनी भी सारी सोशल वेबसाइट हैं ये रीड हैवी वेबसाइट हैं, कि पोस्ट कम होते हैं लेकिन आप टाइमलाइन ज्यादा देखते हो, आप रीड ज्यादा करते हो, पोस्ट कम करते हो। नॉर्मली ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब पे जो रीड ट्रैफिक है वो मतलब मैग्नीट्यूड्स में ज्यादा है। तो अगर 4000 ट्वीट्स पर सेकंड राइट हो रहे हैं तो रीड हो रहे होंगे कम से कम मिलियंस ऑफ ट्वीट्स पर सेकंड, ठीक है, इतना अंतर आ जाता है। तो हमें उन रीड को ऑप्टिमाइज करना है, ना ही कि राइट को। तो वो लोग क्या कहेंगे कि जब भी यूजर पोस्ट करें तो क्या करो, फाइंड ऑल हिज फॉलोअर्स, सारे के सारे फॉलोअर ढूंढो उसके, जिस यूजर ने पोस्ट किया है उसके, और उन सब फॉलोअर की टाइमलाइन में जाके से अपेंड कर दो। अपेंड दिस पोस्ट, ऑब्वियसली रैंक करके जहां भी उसकी उचित जगह हो। अपेंड दिस पोस्ट, और ऐड बोल देता हूं इसलिए अपेंड तो लगेगा, लास्ट में ऐड करना है। ऐड दिस पोस्ट इन द फीड ऑफ ऑल द फॉलोअर्स, और इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करो मैमकेश में या रेडिस में। मेंटेन दिस इन मेमोरी, मेंटेन दिस इन मेमोरी। ये रेडिस क्लस्टर यूज करते हैं ट्विटर वाले, उसी का बात कर लेते हैं। रेडिस इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर हमने बताया भी था, की वैल्यू पेयर है। तो कैसा दिखता है रेडिस में स्ट्रक्चर वो समझ लेंगे। तो की है, वैल्यू है, तो की होगी यूजर आईडी। सपोज यूजर आईडी 56 है, तो यूजर आईडी लेता हूँ, की इज यूजर आईडी। वैल्यू जो है वो डेटा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे सूट करता है इज लिंक्ड हैश मैप। लिंक्ड हैश मैप, क्यों हमने हैश मैप ही नहीं बोला? केवल हैश मैप इसलिए नहीं बोला कि हैश मैप से एक्सेस तेज होता है, तो बात सही है, लेकिन देयर इज अ ऑर्डर इन विच यू वांट योर टाइमलाइन। हर एक पोस्ट ऐसा नहीं है कहीं भी आ जाए रैंडमली, डिक्शनरी में तो क्योंकि की रैंडम होती है। तो यू कैन कंपेयर दिस टू ऑर्डर डिक्ट इन पाइथन। पाइथन में एक ऑर्डर डिक्शनरी भी है ना, देखा ही होगा, लिखते हो फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट ऑर्डर डिक्ट या डिफॉल्ट डिक्ट, ऐसे ऑर्डर डिक्ट है, जिसमें कि आप जब की जो एंटर करते हो उसका एक ऑर्डर मेंटेन होता है, जिस वे में आपने एंटर करनी है उसी तरह से एक्सेस होंगे वो। लाइक देयर इज अ ऑर्डर टू डिक्शनरी आल्सो इफ यू यूज ऑर्डर डिक्ट। तो लिंक्ड हैश मैप में भी वही फंडा है बेसिकली, कि देयर इज अ ऑर्डर so which looks like लिंक्ड हैश मैप की अगर बात करें तो ऐसे कि मतलब ट्विटर का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे कोई बात नहीं है। ये आपकी मान लो, ये तो ऐसा करता हूँ, ये आपकी की है यूजर आईडी। अब उसकी टाइमलाइन स्टोर करनी है हमको, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा टाइमलाइन का, दिस विल बी अ लिंक्ड हैश मैप इज व्हाट इट्स सेइंग।
विच मीन्स एक नोड होगी यहाँ पे, उसमें ये लिंक लिस्ट जैसी दिखेगी आपको। तो यू हैव की एज द ट्वीट आईडी या पोस्ट आईडी, फेसबुक को मान लेना जो भी मानना चाहो, और वैल्यू इज यूजर आईडी, जिसने पोस्ट किया है वो यूजर। तो पोस्टर ले देता हूं थोड़े, हु पोस्टेड। ये तो ऐसे करके के लिंक लिस्ट जैसी होगी ये, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा नॉर्मली कि जब आप ऑर्डर 1 में रीड कर पाओ टाइमलाइन को। तो ऑर्डर 1 में मैं हिट करूंगा, मान लो मुझे पता करना है ये जो क्वेश्चन था वो ये था कि हाँ, गेट यूजर फीड ऑफ दिस आईडी। अब सोचो रीड करते टाइम क्या होगा, जब ये कहे गेट यूजर फीड ऑफ दिस आईडी, वो इस हैश मैप में या डिक्शनरी में लुकअप करेगा की के द्वारा। वो कहेगा कि वो डिक्शनरी का वो लिस्ट दे दो जिसमें ये है, तो 56 की के करस्पॉन्डिंग उसको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा पूरा, विच इज ऑर्डर 1 रीड। तो क्योंकि आपने प्री जनरेट कर ली थी फीड, तो क्या किया आपने इस प्रोसेस में, जब भी कभी किसी यूजर ने पोस्ट किया तो उसके सारे फ्रेंड के ऐसे स्ट्रक्चर्स में जाके अपेंड हो जाता है। तो हम राइट टाइम पे ट्रेड ऑफ ले रहे हैं ताकि रीड फास्ट हो जाए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फैन आउट ऑन राइट। मैं जो फैन आउट कर रहा हूं वो राइट के दौरान कर रहा हूं, ठीक है। तो आई विल एक्सटेंड दिस, इसी में से बोला फैन आउट ऑन राइट, कि जब भी कभी राइट हो रहा है उस समय ही जितने भी उसके वो थे फॉलोवर्स, उन सबकी टाइमलाइन में जाके अपेंड हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे अपेंड होगा, ये उसका रेडिस क्लस्टर है जो उसका इन मेमोरी कैश है। ये भी बता देता हूँ कि उनका रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है ट्विटर का। उनका बाकायदा उनके सीटीओ ने, इंजीनियरिंग हेड ने पूरा बोला है इसके बारे में, ऑनलाइन काफ़ी मिले। 3 रेप्लिकेशन फैक्टर है, यानी कि जो डेटा राइट होता है वो 3 नोड में राइट होता है फॉर सो दैट वो लॉस ना हो। और उन्होंने चीज़ें मेंशन की हैं बहुत अच्छी अच्छी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर हम डिस्कस कर लेंगे 10 मिनट में। तो होता क्या है कि अब ये है हमारी टाइमलाइन सर्विस। तो अभी हमारे आर्किटेक्चर में ऊपर टाइमलाइन सर्विस आएगी, ठीक है। और यहाँ बैठा है हमारा हैप्पी क्लाइंट। ठीक है। सो क्या होता है कि टाइमलाइन सर्विस को कॉल करता है क्लाइंट को, ठीक है। नाउ दिस टाइमलाइन सर्विस विल एक्चुअली कॉल, सीधे सीधे रेडिस से उस यूजर आईडी को पास करेगी जिसका फीड चाहिए और उसको वो दे देगा सीधे सीधे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई, कि हमारे पूरे स्ट्रक्चर में हमने ये कहा है कि रेडिस जो है इन मेमोरी है, ठीक है। तो हम जो स्टोर कर रहे हैं वो केवल ट्वीट की आईडी स्टोर कर रहे हैं और किस यूजर ने पोस्ट किया उसकी वो स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट स्टोरिंग द एक्चुअल ट्वीट। इसके भी कारण है बहुत सारे। सो वी ओनली स्टोर इन दिस रेडिस लिस्ट और डिक्शनरी जो भी बोलना है, ट्वीट की आईडी और किस यूजर ने किया, हु पोस्टेड की आईडी। सो विच मीन्स कि नाउ दिस हैज टू मेक अ लुकअप इन द ट्वीट्स टेबल या ट्वीट सर्विस या पोस्ट सर्विस, मान लो कुछ भी कह लो, पोस्ट सर्विस में देयर शुड बी अ लुकअप फॉर दीज ट्वीट्स, फॉर दीज पोस्ट, व्हाटएवर यू कॉल। और वो क्या हो जाएगा, मल्टी गेट। मैंने पहले बताया था कि जब आपको आईडीज पता हो तो यू कैन ऑलवेज से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पोस्ट वेयर आईडी इन एक स्ट्रक्चर यू कैन गेट। सिमिलरली यूजर सर्विस में यू कैन डू अ लुकअप, यूजर सर्विस लुकअप
फॉर दीज फॉर दीज पोस्टर्स, जो पोस्ट कर रहे हैं वो मल्टीगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सर्विस से टाइमलाइन सर्विस नीड्स टू टॉक टू दीज टू सर्विसेज बिफोर एक्चुअली रेंडरिंग, नहीं तो उसको मीनिंगफुल जेसन नहीं बनाएगा। भाई अगर मान लो फ्रंट एंड वाला है, उसको मैं भेज भी दूं कि भैया ये जो डिक्शनरी है आपको, ये स्ट्रक्चर है आपका, कि इस यूजर की ये ट्वीट्स हैं, ये रहा लिस्ट, और ट्वीट आईडी 45 और पोस्टेड बाय 67, ये जेसन है। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े बहुत सारे होंगे, ये 445 और 867। इस स्ट्रक्चर से वो कर क्या लेगा, फ्रंट एंड क्या कर लेगा, एपीआई वाला क्या दिखा देगा, उसको समझ में नहीं आएगा सब कुछ। उसको तो एक्चुअली चाहिए क्या ट्वीट था, क्या इमेज थी, तभी तो रेंडर कराएगा। सो दिस एक्चुअली हैज टू मेक अ लुकअप टू मेक दिस मीनिंगफुल। तो रादर ये ना पास करके वो रियल टाइम पास कर पाएगा कि टेक्स्ट क्या है पोस्ट का, और कोई इमेज है या नहीं, उसका यूआरएल क्या है, या यूजर का नाम क्या है जिसने पोस्ट किया है, ऐसी चीज, ताकि उसको मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन हो। which means now we have to modify this a little bit। कि टाइमलाइन सर्विस, यूजर ने मांगा टाइमलाइन सर्विस से, और टाइमलाइन सर्विस गई रेडिस के पास। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि रेडिस सर्विस रेडिस के पास गई, रेडिस ने उसको रिटर्न किया टाइमलाइन सर्विस को क्या, a list of these like tweets and who posted। now it has to contact the other two services, it has to contact the user service and it has to contact the post service। इन दोनों से भी कांटेक्ट करना पड़ेगा उसको, तभी उसको वो मल्टीगेट करेगा। और ऐसे, ठीक है, और फिर वो डेटा लेके आएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया जब भी राइट हुआ, किसी पर्टिकुलर बंदे ने राइट किया, उसके सारे फॉलोअर्स में जाके या सारे फ्रेंड के स्ट्रक्चर में जाके हमने राइट टाइम पे अपेंड किया, राइट को कॉस्टली कर दिया था, ये किया हमने। तो आते हैं, ठीक है। और ट्विटर क्या कहता है, ट्विटर ने साफ साफ बोला हुआ है कि ट्विटर 900 पोस्ट स्टोर करता है, 900 पोस्ट स्टोर करता है हर एक यूजर की टाइमलाइन में मैक्सिमम। नंबर भी दिया हुआ था उन्होंने उस 2017-18 में, अब थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा, पता नहीं। तो 900 पोस्ट मैक्सिमम आर स्टोर्ड इन रेडिस अगेंस्ट ईच यूजर टाइमलाइन। तो जो आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा कि रेडिस में इतना स्ट्रक्चर कैसे, तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि आप केवल आईडी स्टोर कर रहे हो। पहली बात तो ट्वीट की आईडी, हु पोस्टेड आईडी, और हर यूजर के लिए ऐसे ही 900। जब गुणा भाग करोगे ना, तो इट्स मच 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 लेसर देन योर फोटो का डेटाबेस वगैरह, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है यार। 200 केबी में तो पूरा न जाने कितने यूजर का डेटा स्टोर कर लोगे आप, क्योंकि आप केवल आईडी स्टोर कर रहे हो। एक्चुअल ट्वीट, एक्चुअल पोस्ट, हु पोस्टेड, इमेज, यूआरएल, ये सब है ही नहीं इस रेडिस में। तो 900 का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। अब लेकिन ऑब्वियसली यू वुड अंडरस्टैंड कि जब आपने हिट किया कि मुझे इस यूजर की वो दे दो, क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो वर्थ डिस्कसिंग गाइस, ये भी अच्छी चीज है कि गेट यूजर फीड जब मांगा तो पेजिनेटेड एपीआई होनी चाहिए, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन डिवाइस आप कह सकते हो, सपोज कि मोबाइल ने मुझे एक टाइम में 20 पोस्ट दे दो, लेकिन वेबसाइट में मुझे 40 पोस्ट दे दो एक्सेट्रा, टैब में मुझे 30 पोस्ट दे दो, ऐसा आप बोलोगे ना, तो डिवाइस के बेस पे आप कॉल करोगे मुझे इतनी पोस्ट दे दे। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, दैट इज व्हाई दिस इज यूज लिंक्ड हैश मैप, कि ऑर्डर भी इसमें मेंटेन्ड है साथ में। तो जब आप भेजोगे ना, तो आप साथ में ये भेज सकते हो कि व्हाट वाज द लास्ट पोस्ट सीन, व्हाट वाज द लास्ट पोस्ट आईडी यू सॉ,
टाइप्स, ठीक है। तो आप अगर बोलोगे लास्ट, वो पहले 20 पोस्ट देगा, फिर आपने लास्ट पोस्ट आईडी स्टोर कर रखी है क्लाइंट साइड में, वो पास कर दोगे और कहोगे नेक्स्ट 20 आईडीज, फिर नई वाली पोस्ट आईडी देके नेक्स्ट 20 आईडीज, ऐसे ऐसे कर करके उससे मांगते जाओगे 900 पोस्ट तक, और वो आपको बहुत तेजी से फेंकता जाएगा, क्योंकि दिस इज अ इन मेमोरी नंबर वन, इन मेमोरी रैम में है, हार्ड डिस्क लुकअप है ही नहीं। और दूसरी बात कि यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन्ड है, बहुत एफिशिएंट होते हैं वो सब स्ट्रक्चर यहाँ पे, कि फला पोस्ट से अगले 20 रिटर्न कर दो, उस सब के लिए ऑप्टिमाइज्ड है ये स्ट्रक्चर, लिंक्ड हैश मैप जावा में तो बना हुआ था ये, ठीक है। तो ये बात कूल, तो उन्होंने अपना इस तरह से बना लिया कि फैन आउट ऑन राइट कर दिया, ठीक है। और तो इट वर्क लाइक ए चार्म एक्चुअली इनिशियली। अब बताओ इस यूजर, ऑब्वियसली इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि एक चैलेंज आ गया, कोई बताओ चैलेंज क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। डिजाइन में चैलेंज क्या है? हाँ भाई, हेलो, हो भी हाँ सर। क्या क्या चैलेंज, एक नॉन चैलेंज दिख रहा है डिजाइन में, मतलब एक, वही हरादी पूछेगा, इसलिए आई वांटेड टू पॉज, कि डिजाइन सही है, जब भी कोई बंदा राइट कर रहा है, आप उसके सारे फॉलोअर्स में जाके राइट कर दे रहे हो और रीड ऑप्टिमाइज हो जा रहे हैं। बड़ा सिंपल सा डिजाइन है, समझ में भी आता है, इन मेमोरी स्ट्रक्चर में है, केवल आईडीज स्टोर है। तो इसका कोई वो दिख रहा है, बहुत ऊपरी तौर पर ही दिख रहा होगा कि इस अप्रोच में फ्लॉ, उसी पे नेक्स्ट डिस्कशन जाता है फिर। लेटेंसी कहना चाह रहे हो क्या? मतलब सबको तुरंत दिखेगा नहीं, अलग अलग। अभी ना तुमने तो पढ़ा होगा ना ये डिजाइन थोड़ा बहुत? नहीं नहीं। ओके, और सोचो यार, बहुत सिंपल सा कुछ आएगा निकल के, सोचो इस अप्रोच में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि बस मैंने एक ही बात कही कि फाइंड ऑल द फॉलोअर्स, और जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबकी टाइमलाइन में जाके इंजर्ट करो, ये बोल रहा हूं मैं। हाँ तो सर इसको तो रैंकिंग आपने की है भी? रैंकिंग रैंकिंग की कर बात दी छोड़ दो, वहाँ? रैंकिंग सब, रैंकिंग कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, रैंकिंग मान लो कि रैंकिंग आउट ऑफ स्कोप रखो अभी के लिए। जो राइट करना है, फैन आउट जो करना है, उसको एसिंक्रोनसली करना चाहिए ना। नहीं हो रहा है एसिंक्रोनसी, वो ठीक है, चलो राइट, वो फैन आउट है, एसिंक्रोनस हो रहा है, मतलब वो क्यू में गया, वो सब कर रहा है, मान के चलो। तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि राइट पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं? सच हम इस तरह से ये मान के चलो कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि तुम भी सही कह रहे हो उस तरह से, कि मैं ये नहीं चाहता कि राइट कभी भी किसी को दिखे, और कुछ यूजर को दिखने लगे और कुछ को ना दिखे। भाई मेरे फैन आउट का जो प्रोसेस है, दिस एक्चुअली कैन टेक टाइम। भाई मैं सब अपने फॉलोअर्स में जाकर राइट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी की बात मत करो, अपनी बात कर लो। तुमने एक ट्वीट किया, मुझे दिख जाए, ज्ञानेंद्र को ना दिखे, क्योंकि तो मैं इसलिए ये चाहता हूँ, या तो मैं इसे एसिंक करूँ और उस पोस्ट को एक्टिव मार्क कर दूं डेटाबेस में, जब एक्टिव मार्क हो तभी वो दिखे किसी को, या तुम ये भी सही कह रहे हो कि इसे एज ए सिंक ट्रीट करूं और राइट का सक्सेस तभी मानूं जब वो एक्चुअली सब में लिख चुका हो। तो फॉर नाउ आई एग्री, लेट्स से कि हम राइट को सिंक मान लेते हैं, और राइट का सक्सेस तभी मानेंगे जब इट हैज एक्चुअली बीन फैन आउट टू एवरीवन इन माय फ्रेंड लिस्ट। डन। तो राइट को मैं सेक्रीफाइस कर दिया, राइट बहुत स्लो हो गया इस तरीके से। लेकिन अब क्या, इसके बाद क्या चैलेंज दिख रहा है? ऐसा है कि मतलब कोई यूजर ऑनलाइन नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो उसमें भी अननेसेसरी राइट कर रहा है, ऐसा कोई रिलेटेड है क्या? नहीं यार, बहुत सिंपल सा है यूज केस, कि जब मैं कह रहा हूं कि यूजर के सारे फॉलोअर्स निकालो और उसमें अपेंड कर दो, तो ट्विटर के दो तरह के ही यूजर हैं यार। एक ऐसे यूजर हैं जिनके 50 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं, तो ये डिजाइन वर्क करता है हम तुम बार लोगों के लिए, जिनके 100 500 1000 फ्रेंड हैं, बस कोई फर्क नहीं पड़ता ट्विटर को। 400 500 यूजर के लिए जाके अपेंड करना उसके लिए बहुत तेज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि अब इमेजिन करो सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, तो सेलिब्रिटीज आर एन एक्सेप्शन टू दिस डिजाइन, बिकॉज दे हैव ह्यूज फॉलोइंग।
तो जब ये जो एपीआई कॉल होगी, जो स्टेप 1 होगा, क्या था स्टेप 1? फाइंड ऑल हिज फॉलोअर्स। अब नरेंद्र मोदी के 56 मिलियन फॉलोअर्स हैं करीब, इफ आई रिमेंबर। इन 56 मिलियन लोगों में अगर 56 मिलियन लोगों के रेडिस में आप जाके अपेंड करोगे ना, और तब वो लाइव होगा, तो उसका असर समझ रहे हो क्या है? देखो, अगर मैं कहूं कि ये सिंक अप्रोच से करता हूं, दिव्यांग सिंह वाली से, तो 56 मिलियन राइट तक नरेंद्र मोदी वेट करता रहे, या तो मैं ये कहूं, फिर तो वो दोबारा लौट के आएगा नहीं प्लेटफॉर्म पे हमारे कभी, कि उसका एक पोस्ट किया उसने और वो हम कह रहे हो कि इट विल बी लाइव आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब nobody will turn back to our platform, forget about it, नहीं हो पाएगा ये अप्रोच। एसिंक करूं, ओके गुड इनफ, तो मोदी को तो मैंने तुरंत दे दिया भैया सक्सेस, और उसका पोस्ट भी हो गया, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में अगर मैं एसिंक कर रहा हूं और 56 मिलियन लोग हैं, और मेरी क्वेरी क्या थी? पहली क्वेरी थी फॉलोअर निकालो, ये वाली, हाँ फॉलोअर्स निकालो, ये फाइंड ऑल हिज फॉलोअर्स। अच्छा, मान लो ये भी पेजनेटेड वेजनेटेड थी, धीमे धीमे इसमें से आ रहे थे, तो रिसेंट जो उसे फॉलो किए होंगे वो पहले मिलेंगे, बट नॉर्मली टेबल का स्ट्रक्चर देखो तो रिसेंट एंट्रीज पहले मिल जाती हैं हमको। तो क्या होगा कि 56 मिलियन लोगों की टाइमलाइन में रेडिस में जाके जब मैं अपेंड कर रहा हूँगा, तो एक आदमी को जो रिसेंट फॉलोवर है ट्वीट दिख जाएगा, मान लो 9 बजे ट्वीट किया मोदी ने, अब चैलेंज देखना, किसी को तो 9:01 पे ही दिख जाएगा, इनफैक्ट होता 9 पे ही दिख जाए कुछ मिली सेकेंड्स में, किसी को दिखेगा 9:01 पे, किसी को दिखेगा 9:05 पे, किसी को दिखेगा 9:10 पे, किसी को दिखेगा 9:18 पे, ऐसे होगा। यही बात नहीं, इससे बड़ा एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिस बंदे को 9:01 पे दिख गया वो तो इसे लाइक भी कर देगा, इसे रीट्वीट भी कर देगा, और इस पे अपने कमेंट भी दे देगा। फिर जो जिस बंदे को 9:18 पे जो बंदा है वो 9:10 पे लॉगिन होता अगर, तो उसको, क्योंकि ये तो आम बंदे थे जिन्होंने लाइक किया है, उसको कमेंट दिख रहे हैं, मतलब उसको कमेंट पता है, लेकिन एक्चुअल पोस्ट जिस पे कमेंट किया वो पता ही नहीं। मतलब इनफैक्ट यूआई के लिए, मोबाइल के लिए ये कितना अजीब सी बात हो गई कि मुझे ये तो पता है कि कमेंट क्या है, लेकिन एक्चुअल पोस्ट नहीं पता अभी तक। सोचो कितना बड़ा एक, इट्स लाइक ए केओटिक सिचुएशन, केओस मच गया पूरा। सिंक करें संभव नहीं, नोबडी विल लाइक टू वेट दैट मच टाइम। ए सिंक करें तो भैया इतने फॉलोवर्स के लिए क्या कर लेंगे हम ऐसे, क्योंकि अगर अलग अलग टाइम पे देखा, एक तो ये चैलेंज, लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है, हमारे टाइमलाइन पर आया ही नहीं, हम भी फॉलो कर रहे हैं इनको, हमें भी देखना चाहिए। तो या फिर जिन्होंने कमेंट किए उनके कमेंट दिखने लगे क्योंकि दे वर नॉर्मल यूजर्स, उनका तो फैन आउट जल्दी हो जाएगा, बट देयर कमेंट्स डू नॉट हैव एनी एक्चुअल ओरिजिनल पोस्ट। तो ये केओटिक सिचुएशन बच जाएगा हमारे डिजाइन में। तो इसीलिए सेलिब्रिटीज आर एन एक्सेप्शन ऑन ट्विटर, कि जिनकी फॉलोइंग एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, उनके लिए फैन आउट ऑन राइट कैन नॉट at all be an approach for celebrities। तो सेलिब्रिटीज या जिनका एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा फॉलोइंग होती है, उनके लिए ट्विटर कभी भी फैन आउट ऑन राइट अप्रोच इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है, कभी नहीं करेगा। तो उनके लिए क्या करता है वो, और कैसे ये डिजाइन वर्क करेगा, वी हैव टू लुक एट इट, लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें। तो उनके केस में क्या होगा कि मान लो मैं एक यूजर हूं पवन, ठीक है, मैं हजार लोगों को फॉलो करता हूं मैं, जिनमें 990 नॉर्मल लोग हैं, 10 सेलिब्रिटी हैं। तो ट्विटर के पास रेडिस में या बहुत फास्ट स्टोर में ये रहेगा एक मैप कि सेलिब्रिटी मैप, वो कहेगा कि पवन की है, उसकी सेलिब्रिटी लिस्ट क्या है, उनकी आईडी क्या है, ऐसे, ठीक है। सो दे ऑलवेज नो कि हु आर द सेलिब्रिटीज आई फॉलो इन ऑर्डर 1 लुकअप, डिक्शनरी है,
ऑर्डर वन लुकअप में आएगा वो, ठीक है। और तो वो इन सेलिब्रिटी, और सेलिब्रिटी के जो ट्वीट्स होते हैं वो भी रेडिस में रखेगा, क्योंकि सेलिब्रिटी के फॉलोअर्स बहुत हैं, लेकिन एज सेलिब्रिटी बहुत ज्यादा नहीं है, कितने 1000 2000 5000 10,000, उन सेलिब्रिटी के ट्वीट्स को रेडिस में रखेगा, अगेन इन मेमोरी। सेलिब्रिटी ट्वीट्स इन रेडिस, तो उसे पता होगा कि 67 मान लो रिफर्स टू 67 सपोज रिफर्स टू मोदी, ठीक है। तो उसको पता होगा कि 67 यूजर ने कौन से ट्वीट किए हैं रिसेंटली, उनका लिस्ट या व्हाटएवर ट्वीट आईडी, इट कैन फैच द ट्वीट आईडी से ट्वीट निकाल सकता है वो एक्चुअल। तो क्या करता है बेसिकली, तो इस अप्रोच में सेलिब्रिटी फिट नहीं होते, तो अगर मोदी से लोगों से ट्वीट आएगा तो वो इस अप्रोच में जाएंगे ही नहीं, इस फ्लो में जाएंगे ही नहीं उनका। तो क्या होगा रन टाइम पे, जब मेरी टाइमलाइन हो रही होगी ये, तो टाइमलाइन सर्विस को पास एक तो नॉर्मल लोगों का डेटा यहां से आ जाएगा रेडिस क्लस्टर से, प्लस वो सेलिब्रिटी ट्वीट्स लेके आएगी मेरे यूजर आईडी के लिए, और रन टाइम पे एपीआई को थ्रो करने के टाइम पे इन दोनों रिस्पॉन्स को मर्ज करेगी। तो जितने नॉर्मल यूजर हैं उनके लिए एक अप्रोच, जितने सेलिब्रिटी हैं उनके लिए दूसरी अप्रोच। तो इसे बोलते हैं ये लोग हाइब्रिड अप्रोच। तो दे वेरी सिंपल टर्म्स में ये से कि नॉर्मल यूजर्स के लिए वी डू फैन आउट ऑन राइट, एंड सेलिब्रिटी के लिए वी डू फैन आउट ऑन लोड। लोड टाइम पे जब क्वेरी की एक्चुअल फीड जनरेट हो रही है, तब मैं सेलिब्रिटी के ट्वीट को उनकी रैंक के अनुसार उस डेटा में इंसर्ट कर दूं मेमोरी में, और फिर रिजल्ट फेंक दूं, बस ऐसा ये तरीका है। क्योंकि सेलिब्रिटी के ऐसे बहुत सारे वो भी होते हैं भाई, मतलब फॉलोअर्स जो ऑनलाइन ही नहीं आते यार, कभी महीनों में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे, फेक यूजर हैं उनके। ट्विटर क्यों अपनी रिसोर्स वेस्ट करे भाई उनके लिए, उनकी टाइमलाइन अपडेट करते में आधे फॉलोअर तो आते ही नहीं है ऑनलाइन कभी। तो वी शुड नॉट बी वेस्टिंग रिसोर्सेज, so Twitter will not like to waste their lot of resources on this। इसे ही हाइब्रिड अप्रोच बोलते हैं। so when you use both fan out on write and fan out on load, because अगर सबके लिए fan out on load करेंगे फिर तो तुमने देखा कि टाइमलाइन जनरेट होने से हो नहीं पाएगी। तो fan out on write कर लो नॉर्मल लोगों के लिए, ऑन लोड कर लो सेलिब्रिटी के लिए, दोनों को मर्ज कर दो, मर्ज करके सिंपल सा रिजल्ट फेंक दो, बस दैट सिंपल। लास्ट में थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं, रैंकिंग किस मोड पे होनी चाहिए। तो नॉर्मली फेसबुक वो एज रैंक बोलता था, इंप्लीमेंटेशन पर नहीं जाएंगे। ऑन ए प्रोडक्ट सेंस वी शुड अंडरस्टैंड कि एक तो होता है कि रैंक कैसे होती है पोस्ट। तो पहला कहलाता है एफिनिटी स्कोर। एफिनिटी का मतलब ही काफी है भाई, एफिनिटी मैं किसके ज्यादा क्लोज हूं, उसकी पोस्ट को ज्यादा वेटेज मिलेगा। whom am I more close to, वो काफी चीजों से जनरेट हो सकता है एफिनिटी स्कोर, लाइक कॉमन इंटरेस्ट के पेजेस से, या म्यूचुअल फ्रेंड्स ज्यादा हैं, कॉमन स्कूल है, मतलब 50 पैरामीटर है उनके पास यार एफिनिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो या विद whom you are engaging more, तो दिस इज कॉल्ड एफिनिटी स्कोर। दूसरा बोलते हैं इसको एज वेट। तो एज बेसिकली क्या है, एज क्यों बोलते हैं ना, हर एक एक्टिविटी को ये लोग एज बोलते हैं फेसबुक वाले, इसलिए एज रैंक बन गए। एक्टिविटी मतलब आपने कमेंट किया एक्टिविटी, आपने लाइक किया एक्टिविटी, आपने रीट्वीट किया एक्टिविटी, आपने शेयर किया एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटी है। अच्छा, तो हर एक एक्टिविटी का वेट है, यानी कि वो कहते हैं कि कमेंट को ज्यादा वेट देंगे देन लाइक्स। तो कमेंट का वेट ऑल्दो इट ऑल्सो अकाउंट, बट कमेंट का वेट ज्यादा हो जाएगा। और तीसरा कहलाता है टाइम डिके। टाइम डिके मतलब
जो रिसेंट पोस्ट को प्रायोरिटी देंगे, रिसेंट पोस्ट आर प्रायोरिटाइज्ड इन रैंकिंग। ये 3 चीज है बस यार, इनको घुमा फिरा के अपने एल्गो में फिट करेंगे वो लोग कि किसके आप कितना क्लोज हो, किस एक्शन को क्या वेटेज देना है, और कौन से पोस्ट ज्यादा रिसेंट है उनका एक स्कोर। इन सबको मिला मिलू के वो आपको रैंक करके उस ऑर्डर में ही आपकी लिंक्ड हैश मैप में आपके टाइमलाइन बनाते में स्टोर कर देंगे। बस भाई इतनी सी कहानी रैंकिंग की, रैंकिंग में और कुछ नहीं है। और बस इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो नोटिफिकेशन आते हैं आपके पास कि जैसे कि, तो नोटिफिकेशन सर्विस के डिजाइन के बारे में ऑब्वियसली हमने अपना एक एजेंडा रखा हुआ है। इफ यू लुक एट द टॉप, हमने ये बोला होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हाँ, डिजाइन स्केलेबल नोटिफिकेशन सिस्टम। तो नोटिफिकेशन सिस्टम के चैलेंजेस तो अलग है, वो प्रॉब्लम ही अलग है, उसको यहाँ पे डिस्कस करना ही बेवकूफी हो जाएगी। लेकिन जो हम भूल जाएंगे तब डिजाइन करते में, वो बता देता हूँ। हम तब ये नहीं डिस्कस कर पाएंगे ना कि, तो नोटिफिकेशन में 2 चीजें बहुत जरूरी है हमेशा बतानी, क्योंकि डिजाइन प्रॉब्लम्स आर नॉट ओनली अबाउट टेक्निकल चैलेंजेस गाइस, दे आर आल्सो अबाउट योर प्रोडक्ट थिंकिंग, हाउ मच यू नो अबाउट द प्रोडक्ट, क्या क्या फीचर होने चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो नोटिफिकेशन सर्विस में एक होता है नोटिफिकेशन प्रेफरेंस, जिसमें कि आप ऐसा कह सकते हो कि फॉर एवरी ट्वीट आई वांट नोटिफिकेशन, या आप नोटिफिकेशन को साइलेंट कर दोगे, आई डोंट वांट नोटिफिकेशन एट ऑल। तो आपको आपकी नोटिफिकेशन सर्विस को बेसिकली एक प्रीफरेंस डेटाबेस स्टोर करना पड़ेगा हर यूजर के लिए, कि उस यूजर की क्या प्रेफरेंस है। तो बिफोर एक्चुअली पुशिंग इनटू द क्यू फॉर सेंडिंग, आपको उसकी प्रेफरेंस को ऑनर करना पड़ेगा। यू शुड ऑनर द यूजर प्रेफरेंस। नहीं ऑनर करें तो फिर देखो कितने चिल्लाएंगे यूजर्स। यू शुड ऑनर द प्रेफरेंसेस ऑफ यूजर्स। कई बार वो भी होता है ना कि शेयर दिस टू फ्रेंड और ओनली फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, ऐसा भी रहता है। तो वो सब उसको चेक करते हैं बिफोर एक्चुअली फैनिंग आउट टू योर टाइमलाइन, कि फ्रेंड को ही करना है या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड को करना है। तो वो सब चीजें भी चेक करेंगे, इस चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये भी चेक होगा। दूसरा एक होता है नोटिफिकेशन काउंट। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि आप यूजर को परेशान कर दो नोटिफिकेशन भेज भेज के। तो दो नोटिफिकेशन टाइप है, एक हो गया ट्रांजैक्शनल, एक हो गया प्रमोशनल। तो ट्रांजैक्शनल की तो कोई बात नहीं है भाई, कि आपने फ्लिपकार्ट पे ये चीज खरीदी तो ट्रांजैक्शनल है, वो नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलने चाहिए। लेकिन प्रमोशनल में कंपनी कैन हिट अ लिमिट, वो कह सकता है कि 5 मैक्स या 3 मैक्स प्रमोशनल नोटिफिकेशन कैन बी सेंट पर यूजर पर डे, उससे ज्यादा नहीं। अब वो वाली बात आ गई जो मैं पहले कहा था, यदि आप नोटिफिकेशन सर्विस होते और आपको यूज करने वाली सर्विस कौन कौन सी है, फॉलो सर्विस भी यूज कर रही है आपको, पोस्ट सर्विस भी यूज कर रही है आपको, रिकमेंडेशन सर्विस भी यूज कर रही है आपको, तो आपको तो एज ए मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर ये देखना है कि अक्रॉस द सर्विसेज टोटल जो नोटिफिकेशन यूजर को मिलने दिन में वो 5 ही मिले। ये ना हो कि हर सर्विस 5 भेज देगा, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस की नहीं है, इंडिविजुअल की। एज ए नोटिफिकेशन सर्विस यू हैव दैट ओनर्स कि आप यूजर को 5 से ज्यादा ना भेज दो। तो आपको जो डेटा स्टोर कराया था मैंने यहाँ पे मल्टी टेनेंट वाला, वो अब काम आएगा कि यू विल बी स्टोरिंग अक्रॉस ईच क्लाइंट कि हाउ मेनी दे हैव सेंट, एंड उसके बेस पे आप क्लाइंट बेस्ड लिमिटेशन कर सकते हो, सर्विस बेस्ड लिमिटेशन कर सकते हो, एटसेट्रा। मे बी यू कैन सम सर्विसेज इवन चार्ज द इंटरनल सर्विसेज। तो नोटिफिकेशन सिस्टम मेरा है, बट आई विल चार्ज अदर BUs, वो अदर बिजनेस यूनिट्स हैं, बिलिंग सेपरेट होती है, तो मैं उनको चार्ज करूंगा इस बेस पर उन्होंने कितना कोटा यूज किया दिन में। मान लो मैं कहता हूँ कि 10 रुपीज पर 1000 नोटिफिकेशन, सो आई शुड बी ट्रैकिंग नो कि कौन सी सर्विस ने कितना किया। तो दैट्स व्हाई मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर विल बिकम इंपॉर्टेंट फॉर ए कॉमन सर्विस लाइक नोटिफिकेशन सर्विस। तो नोटिफिकेशन के चैलेंज बहुत बड़े हैं भाई, वो जो हम नोटिफिकेशन सर्विस पे आएंगे तब समझेंगे। और बहुत आसान सा चैलेंज है, मोदी ने ट्वीट किया 56 मिलियन लोगों को नोटिफिकेशन कैसे भेजोगे एक साथ स्केल में, या एक प्रोडक्ट का प्राइस आपने लोगों ने 1 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है एप्पल आईफोन 10 को,
नई प्राइस के लिए, किसी के पास पहले पहुंच गया, किसी के पास प्राइस बाद में पहुंच रहा है, किसी की नोटिफिकेशन और बाद में पहुंच रहा है, जब तक बंदा आया प्रोडक्ट ही बिक गया, पूरा स्टॉक खाली हो गया, तो आप परेशान हो जाओगे। तो इतने नोटिफिकेशन स्केल पे कैसे भेजना है वो भी समझेंगे। दैट्स इट, हो गया डिजाइन हमारा। सारे यूज केस जो हमने समझे थे। दिस डिजाइन इज ऑल अबाउट टाइमलाइन जनरेशन, बस और कुछ नहीं। अवेलेबिलिटी है हमारे पास, कम लेटेंसी है, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी ही होगी इस केस में। सब डिजाइन इस तरह से बना हुआ है। कूल है।